Yes, good evening to all of you friends. We'll start a class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so now it is 9 p.m. We'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं. वोटिंग लाइन में 2 में वोट करें. आशुतोष, विशाल, उदय, शिवानी, अकबर, हर्ष, अंकिता, रोशन, अमित, अनंत, दान, श्रीजस, मूव फॉरवर्ड. 3% लोग बोल रहे नहीं देख सकते तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो, आई डोंट डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, होपफुली इट शुड वर्क. मोबाइल ऐप से देख रहे हैं, मेक श्योर कि इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद मुझे गूगल फॉर्म से पूछिए, जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर टॉप सेक्शन में है. और फिर वेडनेसडे एक पीडीएफ फाइल बनाकर मैं उसके जवाब अपलोड कर दूंगा. लास्ट वीक भी वेडनेसडे मॉर्निंग तक जो प्रश्न आए थे उसके जवाब बना के मैंने अपलोड कर दिए हैं. तो हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमी, अब उसमें भी पिलर 1 मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, पिलर 2 बजट टैक्सेशन, पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड, पिलर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, जीडीपी, इन्फ्लेशन, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन. ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए. तो मतलब ये खेल खत्म. अभी समझिए लास्ट के 2 पिलर बचे और उसमें हम देखेंगे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप पाएंगे हिट एंड मिस केस है, कभी 4 सवाल आए, कभी कुछ नहीं आए, कभी 4 सवाल आए. पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इजी होते हैं. इस बार कोई एकदम रैंडम चीज है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वो खुद कौन सी चीज को प्रमोट करता है नहीं करता, उसकी खुद की पीडीएफ फाइल में उसने खुल के नहीं बोला. बट खैर पढ़ना है तो हम लोग जो समझना है उतना तो समझ लेंगे. सो व्हाट वी विल स्टडी, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन, रूरल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, पॉलिसीज. जो भी प्रीलिम के लिए थोड़ा समझना है, मेंस के लिए थोड़ा समझना है. मेंस में कौन होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड अदर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, वो भी हम देखेंगे. हम लोग क्या नहीं पढ़ेंगे, रेल बजट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं रेल बजट नाम की चीज ही नहीं है. इट हैज बीन मर्ज्ड विद द जनरल बजट. फिर ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है कि व्हाइट पेपर इशू करती है, इसका ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एकदम टेक्निकल चीजें नहीं समझेंगे, जो बेसिक आइडिया होना चाहिए उतना हम लेंगे. इस पिलर के अंदर भी कुल मिला के 3 हैंडआउट होंगे, जिसमें से फर्स्ट हैंडआउट मैंने बिजली पानी इलेक्ट्रिसिटी वाला बिजली और पानी का हैंडआउट मैंने अपलोड कर दिया है. हैंडआउट कैसे डाउनलोड करते हैं आपको पता है, मेरी प्रोफाइल पे जाओ, पटेल, जो अगर आप पीसी लैपटॉप से देख रहे हैं उसके अंदर ये पीसीबी 10 रफ्तार, उसको आप पेज को खोलो, अपडेट सेक्शन का बटन होता है, उसको का बटन दबाइए तो राइट हैंड से साइड बार खुलती है, उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं. बीच में ये वाली चीज काम नहीं कर रही थी, सर्वर में कोई इशू थे, लेकिन अब मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा कि इसको उन्होंने ठीक कर दिया. सो दिस इज मेथड 1. अगर ये काम नहीं करे तो मोबाइल ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. अनअकैडमी का लर्न ऐप डाउनलोड करो, कम्युनिटी टैब में जाओ, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो, उसके अंदर जो भी पीडीएफ है वो अपलोड किया होगा उसे आप खोलें और फिर यहाँ 3 डॉट्स होते हैं, उसको दबाओ तो डाउनलोड पीडीएफ का बटन आता है. सो वी लर्न अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. पहले बेसिक समझते हैं, फिर एक सेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एनर्जी, इरिगेशन, रोड, हाईवे, टेलीकॉम वगैरह, सेट ऑफ बेसिक फैसिलिटी, बुनियादी सुविधाएं हैं जिससे कोई भी इकोनॉमी चलाने में उसको बढ़ाने में मदद मिलती है. अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या खासियतें होती है, एमसीक्यू में थोड़ी याद रखनी. समटाइम्स इट इज अ मोनोपोली, एक अधिकार की. सपोज इंडियन रेलवे तो सिर्फ एक ही रेलवे है, उसमें अदानी अंबानी का रेल नहीं है. हालांकि अभी तो प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया है कि सरकारी रेल ट्रैक पे टाटा की भी रेल दौड़ सकती है, बट अदरवाइज नॉर्मली ये एक मोनोपोली होती. उसी तरह एक जमाने में सिर्फ एयर इंडिया था, एक जमाने में सिर्फ बीएसएनएल था, प्राइवेट सेक्टर को परमिशन नहीं थी. दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक तकलीफ ये है, अगर ये फेल हो गया तो निवेश का पैसा निकालना, रिकवर करना मुश्किल. सपोज आपने एक एयरपोर्ट बना दिया मान लीजिए उत्तराखंड में, और फिर कोरोना हो गया और अभी टूरिस्ट कम आ रहे हैं, तो फिर क्या आप इस एयरपोर्ट को उखाड़ के ले जा सकते हैं कि अपने मुंबई जाके नया लगा देता हूं? कर तो सकते हैं, बट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग दिस मच सीमेंट एंड asphalt एंड एवरीथिंग, वो उतना खर्चा आ जाएगा कि उसकी कोई रीसेल वैल्यू का सेंस ही नहीं बनता. इसको हमें इकोनॉमिक्स में बोलना हो तो संक कॉस्ट्स आर वेरी हाई. मतलब इफ द इन्वेस्टमेंट फेल्स देन यू कैन नॉट रिकवर बाय ऑक्शनिंग द थिंग्स, क्योंकि इसको आप नीलामी भी करो, ये है ही नहीं. इफ नो टूरिस्ट इज कमिंग तो सामने कोई बोली लगाएगा नहीं, तो क्या कर सकते हैं. उसी तरह ऑफन द आउटपुट इज नॉन ट्रेडेबल. आपने ये मुंबई में पूरा सीलिंग या ब्रिज बना दिया, तो क्या इसको उठा के अभी आप गोवा ले जा सकते हैं कि वहां पर लगा देते हैं? नो, इट इज नॉट लाइक आईफोन की आपने कर्नाटक में मैन्युफैक्चर किया, दिल्ली में जाके बेच सकते हैं. सो आउटपुट इज ऑफन नॉन ट्रेडेबल, वो एक ही जगह पर रहता है. कुछ बार इसे छू नहीं सकते. समटाइम्स इट इज इनटेंजिबल इन नेचर, जैसे स्ट्रीट लाइट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, छू तो सकते हैं पर करंट लगेगा तो छू नहीं सकते. वी कैन नॉट टच. सिमिलरली टेलीकॉम स्पेक्ट्रम. फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक है, कंजम्पशन इज ऑफन नॉन राइवल इन नेचर. मतलब अगर मैं स्ट्रीट पे चल रहा हूं, पब्लिक स्ट्रीट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या दूसरे पर्सन के लिए वो स्ट्रीट कम पड़ जाएगी? नहीं, विद इन सेंसिबल लिमिट. 10,000 लोग एक साथ आएंगे तो कम ही पड़ जाएगी. उसी तरह अगर मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा हूं और कोई बुक पढ़ रहा हूं, तो क्या बाकी एक और आदमी आएगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा? ही कैन नॉट. ऑफ कोर्स विद इन सेंसिबल लिमिट 10,000 लोग आएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे. सो द कंजम्पशन इज नॉन राइवल इन नेचर. अनलाइक आईफोन, समझो आईफोन के 100 यूनिट प्रोड्यूस किए गए और अगर किसी ने 1 यूनिट खरीद लिया तो बाकी लोगों के लिए अभी सिर्फ 99 यूनिट्स आर लेफ्ट, तो उधर कम पड़ जाता है तुरंत. इधर इंफ्रास्ट्रक्चर में वेदर इट इज हाईवे, हॉस्पिटल, यूजुअली इट विल नॉट बिकम शॉर्ट इमीडिएटली विद इन सेंसिबल लिमिट्स. इंफ्रास्ट्रक्चर में मुफ्तखोर उसका इस्तेमाल करे तो रोकना मुश्किल है. सपोज देयर इज अ पर्सन, एक बिजनेसमैन है जो जीएसटी भरता नहीं है, चोरी करता है. सपोज एक कोचिंग वाला जो इनकम टैक्स नहीं भरता, तो वो स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा रहेगा तो आप रोक सकते हैं उसको, या ऐसा कि स्ट्रीट लाइट बंद हो जाएगी वो नीचे खड़ा रहेगा तो नो. सो प्राइस एक्सक्लूजन इज ऑफन डिफिकल्ट. यू कैन नॉट डिनाई समथिंग टू अ फ्री राइडर विद इन सेंसिबल लिमिट. उसमें भी अब एयरपोर्ट है तो स्वाभाविक है आपने पार्किंग की और सब बना, अदरवाइज दे विल थ्रो यू आउट. या फिर कि अगर हाईवे ऐसा है जिस पे टोल नाका बनाया गया है, देन यू हैव टू पे द टोल, अदरवाइज दे विल नॉट लेट यू यूज द हाईवे. बट एक्सेप्ट दोस थिंग्स, यूजुअली प्राइस एक्सक्लूजन इज डिफिकल्ट. कि गांव में एक आपने रोड बनाया है और गांव वाले को फिर आप नहीं बोल सकते तुम नहीं यूज कर सकते बिकॉज़ यू डिड नॉट पे इनकम टैक्स. यूजुअली इट क्रिएट्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. सपोज गवर्नमेंट एक नया रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट बनाए तो टैक्सी वालों को, होटल ओनर को, उधर और भी छोटी मोटी चीजें बेचने वालों को, सबको फायदा हो जाता है. तो ये सब क्या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, जिसके बारे में हमने सेकंड पिलर में भी पढ़ा था. अब ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम लॉजिकली समझेंगे. पहले देखेंगे बीपासा. बिजली मतलब एनर्जी, पानी वाटर सैनिटेशन, एंड सा मतलब सड़क. सड़क के अंदर भी बहुत सारी चीजें, एयर वाटर रेलवे रोड वगैरह. तो यहाँ पर ये जो एनर्जी और वाटर सैनिटेशन है, इसको हम जो आज पढ़ेंगे उसको मैं कहता हूँ पिलर 5A. इसका एक हैंडआउट हुआ. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सड़क ट्रांसपोर्ट, तो उसका सब एयर वाटर रेलवे हाईवे, उसका होगा हैंडआउट नंबर 2, जिसे मैं कहूँ पिलर 5B. उसके बाद हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, पंचायत भवन, हाउसिंग, स्मार्ट सिटी, रूरबन मिशन, ये सब देखना है, वो भी देखेंगे. दैट इज पिलर 5C, मतलब वो तीसरा हैंडआउट हुआ. और फिर मींस के अंदर कुछ समझना पड़े तो उसके अंदर ये सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये सब देखेंगे. उसके अलावा कुछ कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे गिफ्ट सिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, फूड पार्क है, टेक्सटाइल पार्क है. उनके बारे में ऑलरेडी पिलर 3, पिलर 4A में समझ चुके हैं. मित्रों ये सब जो मैंने आपको बताया, मैंने कहा ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है. कि सपोज सम सूवेज वेस्ट मैनेजमेंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल गैस माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अगर गवर्नमेंट बोल दे कि ये पर्टिकुलर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आपको ऐसा स्टेटस या लेबल मिल गया कि सपोज कोई पबजी का सर्वर चलाएगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लीजिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऐसा अनाउंस कर दे कि स्पोर्ट्स पबजी सर्वर रनिंग कंपनी विल बी डीम्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसका क्या फायदा है?
जैसे ही आपके सेक्टर या ये कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर का टैग मिल जाता है, तो फिर आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। सरकार के कुछ टैक्स में आपको छूट मिल जाए, आपको सरकारी जमीन लीज पे मिल जाए, मतलब 99 ईयर्स के लिए 1 रुपये में आपको सरकार जमीन दे दे कि इस पे तुम यूनिवर्सिटी बनाओ, और यूनिवर्सिटी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का, तो हमने तुमको मर्ज करने दी। सो पब्लिक लैंड गिवन टोकन प्राइस, एनवायरमेंट क्लियरेंस जल्दी जल्दी मिल जाए, एफडीआई के अंदर भी उसकी प्राइस जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए, ये सब फायदे। उसी तरह आरबीआई की तरफ से भी आपके इस सेक्टर को मदद मिल सकती है। मान लीजिए ये कह दिया जाए कि पबजी सर्वर रनिंग कंपनी इज इंफ्रास्ट्रक्चर, या वीडियो गेमिंग कंपनी इज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर ऐसी कंपनियां जब विदेशों से लोन लेके आएंगी, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, उसमें आरबीआई चाहे तो कुछ रिलैक्स दे सकती है कि बाकी कंपनियों को $1.50 बिलियन, आपको $2 बिलियन बोरो कर दे देना, उनके लोन भी रिस्ट्रक्चर करा सकती है। जैसा एक जमाने में था कि सपोज कोई हाईवे बनाने वाली कंपनी, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम हो गई, तो आरबीआई कहेगी बैंकों को ठीक है, इसका लोन जो इंटरेस्ट है उसको आप कम कर दो, उसका जो टेन्योर है लोन चुकाने की मान लीजिए 17 साल में, उसको एक्सटेंड करके 25 साल का कर दो। ऐसी सब स्कीम्स चलती थी, हालांकि वो बंद हो गई। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स में भी उनको आसानी से लोन मिल जाए, उनका कोटा अलग से फिक्स कर आरबीआई, वो सब आरबीआई की मर्जी की बात है। सेबी भी मदद कर सकती है कि फॉर एग्जांपल हमने देखा था एक खास किस्म के म्यूचुअल फंड होते हैं, राइट्स एंड इनवाइट्स, जो क्लाइंट से पैसा लेते हैं, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। तो सेबी उसके भी नॉर्म्स रिलैक्स कर सकती है कि अब से ये वीडियो गेमिंग कंपनी के सर्वर का जो सेटअप है उसको भी आप उसमें राइट्स इनवाइट्स वाले पैसा डालें, तो ऑटोमेटिकली आपको इजी फंडिंग मिल जाए। तो ये सब भी काम हो सकता है। उसी तरह आईआरडीआई जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, पीएफआरडीए जो पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करता है, वो भी कुछ ऐसे रूल्स बना सकते हैं कि अब से इंश्योरेंस पेंशन कंपनियों ने जितना क्लाइंट का प्रीमियम का पैसा है उसका मान लीजिए 10% अब से ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में उसके शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना होगा। उसी तरह वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह आपका लोन जल्दी पास करते हैं। तो ये सब फायदे होते हैं व्हेन योर पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सेक्टर गेट्स द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिर बजट 2022 में उन्होंने कहा कि देखो अब से डेटा सेंटर जहां पर सर्वर सब डेटा स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मतलब ये बैटरी लिथियम आयन वगैरह बनाने की कंपनियां, ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम मतलब पूरा मान लीजिए राजस्थान में सोलर का बड़ा सा प्लांट लगाया गया और उसके अंदर से बहुत बड़े पैमाने पे बिजली स्टोर की जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर या रिचार्ज स्टेशन, इनको भी अब से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसा मानेंगे। दैट मींस इनको टैक्स में माफी, सब्सिडी में माफी, लोन आसानी से पास हो जाए, ये सब मदद की जाएगी। इसके बाद अब अभी जो पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ढेर सारी मिनिस्ट्री आती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, माइंस मिनिस्ट्री, कोल्स मिनिस्ट्री, उसकी ईयरबुक इन्फॉर्मेशन मतलब उसके नीचे कौन से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो सब आपके हैंडआउट में दिया है, तो वो खुद से पढ़ के खत्म कर लेना कि उसके नीचे कितने डिपार्टमेंट, सरकारी कंपनी, ऑटोनोमस बॉडीज, हर एक के नीचे, स्टील मिनिस्ट्री के नीचे इतना है वगैरह वगैरह। तो ये आपका होमवर्क हुआ, मैंने हैंडआउट में दिया है, पढ़ के निपटा दो। अभी ऐसा कुछ भी काम सौंपो तो कुछ लोगों को मतलब कि उनकी मैंने कितनी मांग ली हो ऐसा उनको आग लग जाती है कि हम क्यों पढ़ेंगे, ऐसे कि मतलब दिया लाइक हम सुपर, शाहरुख खान को बोला जाता है कि तुम ये स्ट्रीट डांस और स्ट्रीट नुक्कड़ नाटक वाला उसमें काम करने आ जाओ, ऐसा उनको आघात लग जाता है। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि भाई ऐसा सब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ईयरबुक ऑर्गेनाइजेशन टाइप के प्रश्न भी यूपीएससी में आते हैं। आपको मैं गिनवा दूं एक बार। पिलर 1 में याद करो एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तो फाइनेंस मिनिस्टर उसका चेयरमैन होता है कि नहीं, ऐसा कुछ प्रश्न आया था। पिलर 1 में 2 बार प्रश्न पूछा कि ये जो सरकारी बैंकों में बड़े-बड़े ऑफिसर है उसको रिक्रूट करने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो नाम की जो संस्था है उसका क्या मालिक है, क्या सिस्टम है? कौन सा डिपार्टमेंट बजट बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके बारे में पिलर 2 में एक बार एमसीक्यू यूपीएससी ने पूछा, आईएएस की परीक्षा में मैं बात कर। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिसाइड करता है, कैबिनेट कमेटी या सीएससीपी, उसका भी बारे में प्रश्न पूछा था। टी बोर्ड की ऑफिस दुबई में है कि नहीं, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे काम करती है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे, ऐसा पिलर 3 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक बार पूछा। पिलर 4 के अंदर वो फूड सेफ्टी की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका डायरेक्टर जनरल सीधा हेल्थ मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है कि नहीं, ऐसा एक बार पूछा। पिलर 5 में तो ऐसे और बहुत सारे प्रश्न है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस की रेगुलेटरी बॉडी, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, सैनिटेशन कोalition, एनआईआईएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, कोई अंत ही नहीं है। तो भाई कितने प्रश्न हुए ये? 1 2 3 4 काफी सारे प्रश्न है। तो आपको पास होना है, आप पढ़ो, मैं पिस्तौल नहीं दिखा रहा। आपसे नहीं याद हो रहा है तो भी थोड़ा तो पढ़ लो, इट विल हेल्प यू। फिर भी नहीं याद हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे, चूज योर ओन बैटल्स कि भाई अच्छा मैं ये नहीं करा तो मध्यकालीन भारत की जो डिक्शनरी पूरी पूछी जाती है कि संनिधाता क्या और समार का क्या, वो सब रट के आओ। नहीं तो ये कितने सारे जानवर हाथी कीचड़ में रहता है कि नहीं, ओरांगुटान वो लकड़ी से चींटी खाता है कि नहीं, ऊंट पानी में तैरता है कि नहीं, गिलहरी घोंसला बनाती है कि नहीं जमीन पे, वो सब रट के आओ। अल्टीमेटली यू हैव टू फाइट सम बैटल, तो करो आप। तो ये सब आपकी होमवर्क हुई। ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सब क्या है मैंने पिलर 2 में बता दिया था, जल्दी से रिपीट कर दूं फिर भी कुछ नए लोगों तो। देखिए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ये सब सरकार खुद से बनाती है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब संसद में कानून पास करके उसको बनाना पड़ता है। अटैच्ड या सबऑर्डिनेट ऑफिस मतलब वो डिपार्टमेंट से उसको थोड़ा ज्यादा फ्रीडम होता है, जैसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी थी, हमने पिलर 1 में देखा था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस निकलती थी। फिर होती है सरकारी कंपनियां, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ओएनजीसी वगैरह, तो कंपनी में रजिस्टर होती है। फिर कुछ होती है ऑटोनोमस बॉडी, वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर होती है, जैसे ये नापेड, संगीत नाटक कला अकादमी, एफटीआईआई पुणे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट। तो ये सब लोग क्या है वो मतलब कुछ साइंटिफिक आर्टिस्टिक वेलफेयर टाइप का काम करते हैं, प्रॉफिट लॉस कमाने की वो कोर उनकी भावना होती नहीं। कंपनियों के अंदर जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, तो इन सब ऑटोनोमस बॉडी जैसे ये ललित संगीत कला अकादमी वगैरह, उसमें ट्रस्टी बॉडी या गवर्निंग काउंसिल होता है, वहां पर शेयर होल्डिंग और ये सब चीजें वो थोड़ी कम होती है। कहते हैं जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, हैवी इंडस्ट्री, पब्लिक एंटरप्राइज, स्टील वगैरह आप देख लेना। एक और चीज ये जो आखिरी 2 पिलर्स हैं, पिलर 5 एंड पिलर 6, उसके अंदर ज्यादातर समझने लायक चीजें कम ही है कि जहां टीचर ने अपना दिमाग लगाना पड़े। ज्यादातर यहाँ क्या होगा, ये स्कीम है, ये पोर्टल है, ये स्कीम है, ये पोर्टल है, ये स्कीम है, ये पोर्टल है, ये रिपोर्ट है, इसमें इतना रैंक है। इधर कोई जीएसटी जैसा नहीं कि दिमाग खर्च करना पड़े, जीडीपी के 3 जात के फॉर्मूला नहीं है, ना करेंसी एक्सचेंज है कि ये ऐसा गया तो वो डाउन जाएगा, ना रेपो रेट टाइप की चीज है। सो हियर आई विल रन वेरी फास्ट, क्योंकि मैं अब इसके अंदर भी समझो कि फॉर एग्जांपल पिलर 1 आपको याद हो, मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस की तरीका। पिलर 1 आपको याद हो पूरा 1 महीना या उससे भी ज्यादा 1.5 महीना हमने एवरी वीक 4-5 लेक्चर्स कर करके उसको पढ़ा था। इधर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लंबा नहीं, इधर 4-5 लेक्चर में ये निपट जाए। उसी तरह एचआरडी भी 4-5 लेक्चर के अंदर ही निपट जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एक तो प्रश्न इतने आते नहीं है, और आते हैं तो भी उसकी इंपॉर्टेंट जो आपको रखने हैं। तो मैं इसके वास्ते आपको 6 महीने तक की कोर्स में अभी लड़का के नहीं रखूंगा, आई विल रन फास्ट। आपका जितना टाइम जो बच जाता है वीडियो नहीं देखने का, तो बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट कोई और आपको लेक्चर वीडियो देखने उन सब के लिए आप उसे स्पेंड करें। जो लोग एकदम नए जुड़ रहे हैं तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि भाई पिलर 1 से आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। शुरुआती जो लेक्चर्स होते हैं उसमें मेरी स्पीड थोड़ी कम होती है, फिर वो कछुए से गेंडे की स्पीड आ जाए, गेंडे से खरगोश की, अभी सीधी फ्रॉग की स्पीड, सीधा जंप मार मार के 40-50 पेज खत्म हो जाए एक एक लेक्चर में, ऐसी स्पीड चलेगी। फिर आगे मुझे चक्कर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, दैट इज बिकॉज यू आर नॉट फेमिलियर विद माय टीचिंग स्टाइल, माय स्ट्रक्चर ऑफ माय हैंडआउट, उसमें क्या स्ट्रक्चर से चलता है, कब एमसीक्यू आता है वगैरह वगैरह। तो शुरू से आप देख के आइए, ये अभी समझो सीजन 5 चल रहा है, तो पहले 4 सीजन आपने देखे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा क्या इधर बकवास चल रही है। सो प्लीज कंप्लीट दोस थिंग्स। एनीवेज, सो नाउ वी विल लुक अप इनटू दिस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो होमवर्क आपका ये हैवी इंडस्ट्रीज, स्टील, केमिकल, पेट्रोमाइन, कोल, ये सब की जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में दी आप देख लेना। अब समझते हैं बिजली, पानी, सड़क वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या समझना है। स्टील मिनिस्ट्री, उसकी बस एक ही स्कीम याद रखनी है, पूर्वोदय स्कीम। पूर्व मतलब ईस्टर्न, तो ये बिहार उड़ीसा वगैरह के अंदर जो स्टील इंडस्ट्री का आयन और माइनिंग का जो पोटेंशियल है, सिनर्जी बनानी है, उधर मान लीजिए आयन और का माइन हो और स्टील का प्लांट कहीं और हो, तो बीच में रेलवे मिनिस्ट्री को बोल के भाई पट्टी लगा दो और सब सिनर्जी क्रिएट हो जाए, ऐसा सब काम होगा। दैट इज पूर्वोदय स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टील इंडस्ट्री इन द ईस्टर्न इंडिया।
डच डिजीज, अब वैसी पुरानी चीज अपने लिए काम की नहीं, पर फालतू में मॉक टेस्ट वाले आप जानते हैं वो अपनी क्वेश्चन बैंक अपडेट नहीं करते, इसलिए फिर वो पूछते हैं तो फिर लोगों को स्ट्रेस आता है मुझे आगे पूछने, सो आई विल एक्सप्लेन। डच डिजीज ऐसा है कि ये जो नीदरलैंड का एरिया है, उधर बहुत सालों पहले नेचुरल गैस मिली, तो बहुत सारी फॉरेन कंपनियां उधर पैसा लेके आ गई डॉलर लेके कि हमको इधर नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन के आप राइट्स दो। आप जानते हैं जब भी डॉलर का सप्लाई बढ़ जाएगा तो डॉलर वीक हो जाएगा और जो लोकल करेंसी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। अभी कैसे होता है वो आपको क्लियर थी पहले, बाय हार्ट होना चाहिए, रात को 2 बजे उठा के भी पूछे तो भी पता होना चाहिए कि डॉलर सप्लाई बढ़ता है तो डॉलर वीक होता है, लोकल करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। और लोकल करेंसी स्ट्रांग हो जाए तो उससे एक्सपोर्टर से क्यों नुकसान होता है, क्यों एक्सपोर्टर को नुकसान होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, उधर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल सारी इंडस्ट्री तबाह हो गई क्योंकि कुछ भी एक्सपोर्ट करे लोकल करेंसी स्ट्रांग था, फॉरेनर्स उसको खरीदते नहीं थे। इसलिए जो फार्मर्स थे उनको लगा भाई खेती बाड़ी में मजा नहीं, हमारा तो कोई एक्सपोर्ट भी नहीं खरीद रहा, तो वो सभी ऑयल गैस के अंदर काम करने लगे। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, कोई फार्मर खेती बाड़ी नहीं कर रहा है तो फूड शॉर्टेज होगी, तो इस सबको कहा गया डच डिजीज। मतलब कि अगर आपके कंट्री में कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है जिसके चलते अचानक से बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो उससे आपका हैप्पी स्माइल नहीं होता, उससे आपका सैड स्माइल हो जाता है क्योंकि बर्बाद हो जाते हैं। सो दैट इज डच डिजीज। फिर एक कंसेप्ट सिमिलर है रिसोर्स कर्स या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला नाम के देश में है और आप हेडलाइन पढ़ो, वी वांट फूड लूटिंग एंड राइटिंग इन वेनेजुएला डेली। तो मतलब उधर ऑयल तो है पर खाना नहीं है, क्यों? फॉर सिमिलर रीजंस कि एग्रीकल्चर को फोकस गया नहीं या फिर कि उसने कुछ को बचा नहीं, एंड एज अ रिजल्ट देयर इज नो फूड और राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ खाना लूटने के लिए। तो एक ज्योग्राफर का रिचर्ड वाटी उसने ये पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी दिया। ऐसा इंडिया में भी है कि मान लीजिए झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वहां पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, खनिज संपत्ति बहुत है, लेकिन भ्रष्टाचार है, गरीबी भी उतनी ज्यादा है क्योंकि भ्रष्टाचार है, पुअर गवर्नेंस एंड रिसोर्स कर्स। तो ये सब उसके साथ जुड़े कंसेप्ट है। फिर ढेर सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके हैंडआउट में आप देखें। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट माइनिंग। देखिए हम समझ क्या रहे हैं, बिजली पानी सड़क, पर बिजली बनाने के लिए भी आपको माइनिंग करके कोल निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले माइंस के बारे में समझते हैं। भारत के अंदर माइंस और मिनरल्स को कौन रेगुलेट करता है? तो रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स वो केंद्र सरकार की यूनियन लिस्ट में दिया है, वो कानून बनाएंगे। लेकिन अब समझो मान लीजिए 100 प्रकार के मिनरल्स हो, अब हर एक का ये इसको लाइसेंस देना है, इसको ये जिले के ये गांव के अंदर खुदाई का परमिशन देना है, तो इतना तो यूनियन के पास स्टाफ भी नहीं है सब मॉनिटर करने के लिए, तो बहुत सारा काम डेलीगेट कर दिया किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। और उस डेलीगेशन या आउटसोर्सिंग करने के पीछे उन्होंने क्या लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया है? माइनर मिनरल्स यानी कि गौण खनिज को स्टेट्स देखेंगे, मेजर मिनरल्स मतलब प्रमुख खनिज को यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। तो मतलब माइनर मिनरल्स क्या है? सैंड, मीका, ग्रेनाइट, अगर जिप्सम, शेल, सारी लिस्ट याद नहीं रखनी, उसमें एक पैटर्न ऐसा है कि नॉन मेटालिक धातु के अलावा वाले, जैसे रेती तो वो धातु नहीं, नॉन एनर्जी जैसे ग्रेनाइट तो उसमें से कोई आप बिजली नहीं पैदा कर सकते, तो नॉन मेटालिक नॉन एनर्जी टाइप के जो मिनरल्स होते हैं बाय एंड लार्ज, जरूरी नहीं कि सारे के सारे, पर ज्यादातर दे आर इन द माइनर लिस्ट और उनको स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट उसका काम सब देखती है। बाकी जितने मिनरल्स हैं जो कि माइनर लिस्ट में नहीं है उन सबको मेजर लिस्ट में रखा गया है। फॉर एग्जांपल मेटल में बॉक्साइट, उसमें से एल्यूमिनियम बनेगा, आयन बनेगा, उसका जो भी पेरिस वाला जो मिनरल हो, एनर्जी मिनरल जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड एटॉमिक मिनरल्स, इनका सारा काम यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। अब प्रश्न ऐसा मान लीजिए कुछ भी है, सपोज की कोल, और छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ एक नया एरिया पाया गया कि उधर उसके नए रिसोर्स रिजर्व पाए गए हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या कहेगी कि इसका अब हम ऑक्शनिंग यानी नीलामी करते हैं। अब इसमें क्या मतलब, व्हाट विल बी द रूल अबाउट दिस, कि सपोज टाटा स्टील ऐसा बोले कि आप मुझे ये जो भी आयन या कोल माइनिंग का इधर राइट दे दो, 50 साल की मैं इधर खनन करूंगा और मैं इसको जब सेल करूंगा तो मुझे जितनी कमाई होगी उसका मैं 10% आपको मतलब यूनियन गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो सामने जिंदाल स्टील आकर कहे नहीं, मैं बोलता हूं कि मुझे जितनी इसमें से सेल्स या रेवेन्यू होगी मैं आपको गवर्नमेंट को उसका 20% दूंगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो भी एक सरकारी कंपनी, वो कहे मैं 30% दूंगी, तो स्वाभाविक है कि इसका लाइसेंस पास होगा सेल का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पैसा ऑफर कर रहा है। तो इस तरह से रॉयल्टी या रेवेन्यू शेयरिंग टाइप की चीज करके ऑक्शनिंग होता है। तो नेशनल मिनरल पॉलिसी माइनिंग मिनिस्ट्री ने बनाई। ये जो मिनरल पॉलिसी है उसके अंदर क्या क्या बातें हो, एक तो इस प्रकार से सब रॉयल्टी लेके ऑक्शनिंग द्वारा हम अलाउ करेंगे। फिर कुछ बार क्या होता है कि सपोज टाटा स्टील ने ये प्रोजेक्ट लिया और उसे 50 इयर्स के लिए मिला, लेकिन फिर टाटा कंपनी को लगा अभी मजा नहीं है, आई डोंट वांट टू ऑपरेट इन स्टील सेक्टर, आई वांट टू गो इन टीसीएस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो क्या वो अपना लाइसेंस सपोज आफ्टर 30 इयर्स जिंदाल को रीसेल कर सकता है? पहले ये सब अलाउ नहीं था, अभी अलाउ किया। उसी तरह क्या टाटा स्टील को लाइसेंस मिला, फिर ये जिंदाल और टाटा मर्ज हो गए और एक नई कंपनी बनी, तो क्या वो लाइसेंस उसका कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं? तो वो सब चीजों में रिलैक्सेशन दिया, अलाउ द ट्रांसफर ऑफ माइनिंग लीजेस फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। फिर ये जो माइनिंग सेक्टर है उसको इंडस्ट्री स्टेटस दिया गया, तो उसमें भी ऐसा इंडस्ट्री स्टेटस मिले तो उसको भी कुछ टैक्स में बेनिफिट मिलते हैं, लोन में बेनिफिट मिलते हैं, वो क्या है वो हम बहुत पढ़ने नहीं बैठेंगे। मिनरल एक्सप्लोरेशन में 100% एफडीआई अलाउड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मिनरल पे लगने वाले टैक्सेस को कम किया, रिसर्च डेवलपमेंट मैन पावर वगैरह की चीजें बातें होगी, सो दैट इज मिनरल पॉलिसी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कानून है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जो 1957 में था, फिर उसमें 2015 में सुधार किया, 20 में सुधार किया, 21 में सुधार किया, 23 में सुधार किया, चलते ही रहता है। हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी को भी इसमें बहुत प्यार आ जाता है, पूछते रहते हैं, सो वी हैव टू स्टडी दिस। तो माइनिंग लीज या कंसेशन भी उसको बोलते हैं, या हम कहें आम भाषा में कहें कि लाइसेंस, ठेका मिलेगा कि झारखंड के ये डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ टाटा कंपनी माइनिंग कर सकती है, ऐसा उसको लाइसेंस, परमिशन, ठेका, कंसेशन, लीज मिला, वो सब एक ही बात है। हाँ, तो कैसे मिलेगा? वाया ऑक्शन, नीलामी में पैसा लगाए। नो डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट, मतलब सरकार अपनी मर्जी से किसी को ऐसे हवा में कि नहीं रतन टाटा जी आपके बहुत प्यार आ गया, या आपने हमको इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत पैसा दिया था तो हम आपको परमिशन देते हैं, ऐसा नहीं। एवरीवन हैज टू कम फॉर बिडिंग। उसी तरह ऐसा भी नहीं देखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये तो सरकारी कंपनी है तो हमको प्यार आ गया तो हम तो इसको लाइसेंस देंगे, ऐसा भी नहीं, दे आल्सो हैव टू कम फॉर बिडिंग। तो जितना पैसा है वो दम लगा ओनली देन यू गेट इट। सो नो डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट, वरना पहले क्या होता था मंत्री अपने विवेक से राजनीतिक साठगांठ वाली कंपनी को देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। और ऐसी जो भी लीज मिलेगी वो 50 ईयर्स के लिए आपको मिलेगी, 50 ईयर्स के बाद आपका वो लाइसेंस या लीज कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद उसका वापस से ऑक्शनिंग होगा, दूसरी कोई कंपनी आके उसमें वापस नीलामी में पैसा लगा सकती है। फिर ये एमएमडीआर एक्ट में दो नई संस्था बनाई, एक था मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट और दूसरा था डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो मतलब समझो झारखंड के अंदर जिंदाल स्टील, टाटा स्टील को परमिशन मिल गया कि आप माइनिंग करो, तो फिर उन पे कुछ रूल्स बनाएंगे कि भाई आपने सपोज कि 30 करोड़ रुपए ये दो ऑर्गेनाइजेशन को देने होंगे। और ये दो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगी? एक तो है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, तो वो क्या करेगी? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन, ये जमीन में ऐसा फेरस मिनरल है, इसमें बॉक्साइट मिनरल है, ऐसा सब पूरे देश में काम करेगी। दूसरी संस्था बनी, उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। उसका काम क्या होगा? उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग रहते हैं जिनको माइनिंग से असर हुआ हो कि उनका सब नदी में अभी गंदा पानी आ रहा है, पहले फिशिंग करते थे अभी मछली नहीं पकड़ सकते, तो उनको अल्टरनेट कुछ एम्प्लॉयमेंट मिले, इसका कुछ स्किल डेवलपमेंट कराए, कुछ उसको लोन में पैसा दिलवाए, ये सब काम वेलफेयर के काम, एनवायरमेंट कंजर्वेशन करें, बच्चों के स्कूल बनाए, प्लेग्राउंड बनाए, ये सब काम करेगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो अभी समझो कि टाटा स्टील है जिसको झारखंड के अंदर माइनिंग की परमिशन मिली, तो उन्होंने कुछ पैसा इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड उसको देना पड़ेगा। अब ये तो चल ही रहा था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम लेके आई, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना।
उसमें ये बोला कि अच्छा ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में पैसा है, जो डिस्ट्रिक्ट के वो जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, विधायक हो, उन्होंने तय करना था क्या पैसे यूज करने हैं, वो सारा पैसा हम मतलब यूनियन गवर्नमेंट बाकी जो भी स्कीम चल रही है उस डिस्ट्रिक्ट में वाटर सप्लाई हेल्थ केयर उसमें यूज करेंगे। तो उस चीज को क्या बोला गया कि डीएमएफ का पैसा ये सब हेल्थ वाटर वगैरह में यूज करेंगे, उसको बोला गया प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, जो कि माइनिंग मिनिस्ट्री देखती है। ये जो माइंस मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन का कानून था उसमें कोरोना और उसके बाद काफी जल्दी जल्दी बहुत सुधार किए गए। उसमें से कुछ याद रखने, क्योंकि यूपीएससी पूछती है, सो वी हैव टू प्रिपेयर इट। सपोज टाटा को ऐसा कुछ लीज या लाइसेंस मिल गया, तो हम जानते हैं वो तो 50 ईयर्स के लिए वैलिड है, पर उसमें एक शर्त थी कि आपको जैसे ये जो लीज मिल गया तो विद इन 2 ईयर्स आपने काम शुरू करना होगा, तभी हम मानेंगे कि भाई आप काम कर रहे हो तो 50 ईयर्स तक वैलिड रहेगा। तो खनन आपने 2 साल के भीतर शुरू नहीं किया तो फिर आपका ये लीज कैंसिल हो जाएगा। पर स्वाभाविक है 2020-21 में क्या हुआ, कोरोना है, तो टाटा वगैरह क्या बोलेंगे, भाई कोरोना था तो मैं तो किधर मिनरल माइनिंग शुरू करूं। तो गवर्नमेंट अच्छा ठीक है, कोई तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, भले आपको अलॉट हुआ है अप टू 3 ईयर ऑल्सो आप स्टार्ट नहीं करोगे काम, नो प्रॉब्लम, आपका लीज हम कैंसिल नहीं करेंगे। फिर हमने देखा कि सपोज सैंड, तो वो एक माइनर मिनरल है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसका ऑप्शनिंग नीलामी करके अलॉट कर देना चाहिए। पर कुछ जगह पर राज्य सरकार ये सब ऑप्शनिंग करती नहीं थी, या तो उधर मतलब उसका मिनिस्टर लेजी होगा, ऑफिसर लेजी होंगे, उनको कुछ और उधर 2 नंबर के काम चलते व्हाटएवर। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो अगर स्टेट टाइम पर ऐसे सब ऑप्शनिंग नहीं कराएगा तो यूनियन गवर्नमेंट वो सारा ऑप्शनिंग खुद करवा देगी, भले ही माइनर मिनरल है, हमने आपको काम दिया था, अपन आप नहीं कर रहे हो तो हम कर देंगे। तो ये हमने कुछ माइनिंग रिलेटेड मिनिस्ट्री पॉलिसी एक्ट के बारे में बात की। उसके बाद ऐसी बात आती है कोल के अंदर। देखिए कोल में एक तो कुछ तो थियरी है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल, उसमें क्या फर्क होता है वो सब सेल्फ स्टडी हैंडआउट में खत्म करो। कोल माइंस में पहले सब प्राइवेट सेक्टर की माइंस हुआ करती थी, जो भी राजा रजवाड़े थे, यूरोपियंस थे, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर माइंस अंग्रेजों के जमाने में थी। आजादी मिली उसके बाद 73 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उसको टेक ओवर कर लिया कि अब से ये सारी प्राइवेट सेक्टर की कोल कंपनियां हैं, उनकी जितनी माइंस है वो अब से गवर्नमेंट की होगी, और हमारी एक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, उसके पास ये सारी माइंस जाएंगी और वो अब दे दनादन कोयला खोदेगी। तो ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड बनाएगी। उसका काम क्या होगा, कमर्शियल माइनिंग करेगा, उधर से वो कोयला खोदेगा और फिर अलग अलग थर्मल पावर प्लांट कंपनियों को, सीमेंट कंपनी को, स्टील कंपनी को बेचेगा। अब इधर तकलीफ ये हुई कि सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड को अलाउ किया था, जो कि सरकारी कंपनी थी, पब्लिक सेक्टर कंपनी। लेकिन सरकारी कंपनियां स्वाम उसके पास अच्छा बुलडोजर नहीं होगा, उसके मजदूर तेजी से काम नहीं करेंगे, उसके मैनेजर भी पूरा दिन सुस्ती में रहेंगे। तो टाटा फिर फरियाद करेगी भाई हमें जितना क्वांटिटी में कोल चाहिए, ये लोग टाइम पे डिलीवरी नहीं करते, बराबर काम नहीं हो रहा है, और मुझे तो कोल चाहिए, मुझे बोला रतन टाटा को, क्योंकि मेरी जो स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम की कंपनी है उसमें सब पिघलाना होता है, मेल्टिंग के लिए फर्नेस चलानी है, आई वांट द कोल इन लार्जर क्वांटिटी एंड योर कोल इंडिया कंपनी इज नॉट गिविंग मी सफिशिएंट क्वांटिटी। तो फिर ड्यूरिंग दिस एलपीजी रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने 1993 में बोला ठीक है अब से प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी अलाउ करते हैं कि तुम भी दे देना कोयला खोदो, सो आई विल अलाउ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू डू कोल माइनिंग। लेकिन उसने शर्त रखी फॉर कैप्टिव यूज ओनली, तुम जो खाना पकाओगे खुद ही खाना, स्विगी जोमेटो से किसी और को डिलीवरी देने मत जाना, ओनली फॉर योर ओन पर्सनल यूज यू डू दिस, डू नॉट सेल इट टू अदर्स। अपनी खुद की स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम पिघलाने की कंपनी है, उसमें यूज करना कोल, बट यू मतलब प्राइवेट सेक्टर कंपनी आपको कोल माइनिंग अलाउ किया, यू कैन नॉट सेल योर कोल टू एनी अदर कंपनी, दूसरों को बाजार में बेचना मत। तो ऐसा ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसको हम कहेंगे कैप्टिव यूज, यानी कोल माइनिंग अलाउड फॉर प्राइवेट सेक्टर कंपनी करेक्ट, पर कैप्टिव यूज खुद के लिए यूज करना, किसी और को आप सेल नहीं कर सकते। कि ये सब चल रहा था। फिर यूपीए कांग्रेस राज के अंदर ये जो कोल माइनिंग के अलग अलग राइट्स उसमें मिनिस्टर के रिश्तेदारों को दिए गए, धांधली हुई थी सब, वो क्या स्कैम था हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, सफिशिएंट दोनों कोल माइनिंग स्कैम था, मिनिस्टर के रिलेटिव्स को सारे माइंस दे दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सब गलत हुआ है, तो इतने वो जितने एलोकेशन हुए थे वो सब कैंसिल कर दिया गया 2014 तक, और फिर 2015 ऑनवर्ड्स तो हमने देखा वो क्या ऑक्शनिंग नीलामी से सब काम होता है। तो 2015 में कोल माइंस उसके अंदर कुछ और सुधार के लिए कानून बना, कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट। अब तक मैंने आपको बताया कि सपोज टाटा स्टील को कोल माइनिंग अलाउ किया हो, उसमें शर्त थी कैप्टिव यूज ओनली, सिर्फ अपने लिए यूज करना, आप रतन टाटा इसको, जिंदाल स्टील को, अंबुजा सीमेंट को, किसी और को आप अपना कोल नहीं बेच सकते, खुद की कंपनी के लिए यूज करना। लेकिन 2015 में फिर लिबरल कर दिया कि देखो अब से प्राइवेट सेक्टर कंपनी वो खुद के लिए भी खोद ले और उसकी इच्छा तो दूसरों को भी बेच दे, दे कैन सेल इट टू अदर आल्सो, नो प्रॉब्लम, यानी कि फुल स्केल कमर्शियल टाइप ऑफ माइनिंग अलाउ, कैप्टिव रखो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। फिर 2020 जब कोरोना था तो ये कोयले वाले कानूनों में और सुधार किया गया, पहले पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी तो ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश आएगा, फिर पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो सुधार करेंगे तो एक्ट बन जाएगा। इसमें भी क्या सुधार किया थोड़ी समझ होनी चाहिए, यूपीएससी को आप जानते हैं खुजली मची है, इस खुजली को बोलते हैं बेयर एक्ट, मतलब कि स्पेसिफिक ये वाले कानून में ये लाइन में क्या लिखा है उस टाइप का पूछने की उनको खुजली वजह उसको कहते हैं बेयर एक्ट। तो असल में हम जो पढ़ रहे हैं वो असल में जाता है पॉलिटी डोमेन में, बट क्योंकि इकोनॉमी के साथ जुड़ा है तो हम समझ रहे हैं क्या, तो समझना ये बिफोर आफ्टर टाइप का याद रखना है। पहले क्या था कि कोल माइनिंग का ऑप्शन चल रहा हो तो सिर्फ ऐसी कंपनियां उसमें अप्लाई कर सकती थी जिसको आयरन, स्टील, पावर, कोल सेक्टर ये सब के साथ एक्सपीरियंस हो, उसका काम हो। 2020 की कोरोना के दौरान सरकार ने रिफॉर्म ऐसा लिया कि कोई भी इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी दे कैन डू इट। क्या प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, पुराना आपको अनुभव चाहिए माइनिंग का, तो पहले कहाँ चाहिए, पर अभी ऐसा कोई नहीं चाहिए, मतलब अगर अन अकेडमी की इच्छा हो जाए, अगर बायजूस की इच्छा हो जाए कि हमको भी कोल माइनिंग करनी है तो कर सकते हैं, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यू कैन अप्लाई फॉर द बिडिंग ऑप्शन प्रोसेस। पहले ये होता था कि प्रोस्पेक्टिंग मतलब सर्वे एक्सप्लोरेशन का अलग लाइसेंस और एक्चुअल माइनिंग का अलग लाइसेंस लेना पड़े। अब असल में ऐसा है कि टू व्हीलर का लाइसेंस अलग, ट्रक का लाइसेंस अलग, अभी भी वो सिस्टम तो कंटिन्यू है, पर साथ ही नया कैटेगरी भी बनाया गया, सिंगल या कंपोजिट लाइसेंस, प्रोस्पेक्टिंग कम माइनिंग लीज, मतलब आप पहले उधर रिसर्च करो कि है कि नहीं कोयला, मिल जाए, फिर आपको खुदाई करनी है, बेचना है तो सारा ही एक बार में लाइसेंस आपको मिल गया। अदरवाइज सपोज व्हाट हैपेंस, 2 लाइसेंस होंगे तो आप दूसरा लाइसेंस लेने जाओगे तो वो जो ऑफिसर है उसको पता चला हाँ भाई अभी तो तुमको मिल गया ना, तो तुम तो जाओगे कहाँ, तो वो ब्राइब मांगेगा। तो दिस रिफॉर्म वाज आल्सो टेकन। फिर मैंने आपको बताया पहले सिर्फ कैप्टिव माइनिंग अलाउ था कोल के अंदर, अभी क्या है कमर्शियल माइनिंग, कि कोयला खुद भी यूज करो, दूसरों को भी सेल कर सकते हो। तो कैप्टिव माइनिंग समझो कि ऐसा बैन नहीं हुआ है, वो आपकी मर्जी की बात है, आपका पुराना लाइसेंस ऐसा है जारी है तो जारी रहेगा वगैरह वगैरह, तो पूरी उसमें जाने की जरूरत नहीं कि जो नया आया ऐसा नहीं कि पुराना बैन हो गया, टैक्सी आया तो बाइक बैन नहीं हो गया है, उसी तरह कैप्टिव माइनिंग के पुराने कोई लाइसेंस हो 50 साल का और अभी वो 30 ईयर पे भी हो तो वो चल रहा है। ये सब चल ही रहा था, अभी और आगे नया आ गया 2023 का माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। इसको पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, भले अभी 40-45 मिनट्स हो जाए, क्योंकि ये रिदम और फ्लो में एक बार में समझ लिया तो वो बेस्ट होगा। इसमें कुछ नहीं है, 3-4 ही जानने लायक चीजें। 2023 में जो सुधार किए 3 बड़े सुधार हैं, प्राइवेट सेक्टर एटॉमिक मिनरल्स भी खुदाई कर सकता है, क्रिटिकल मिनरल्स के रॉयल्टी रेट थोड़े कम किए गए हैं और कुछ नए प्रकार के माइनिंग लाइसेंस भी अलाउ किए गए हैं। बेराइल एंड बेरिलियम, लिथियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टेंटेलियम, जिरकोनियम, ये कुछ 5-6 जो मिनरल्स हैं
पहले गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था ये एटॉमिक मिनरल्स हैं, मतलब इधर प्राइवेट सेक्टर कंपनी उनको स्टॉप, यू कैन नॉट डू माइनिंग ऑफ दिस। अब बाकी सब देख लो, आयरन स्टील वगैरह ये तुम नहीं कर सकते, ओनली गवर्नमेंट कंपनीज कैन डू दिस माइनिंग। तो अभी 2023 में कानून में सुधार किया तो क्या किया उन्होंने, दे रिमूव दिस 6 मिनरल्स फ्रॉम द एटॉमिक लिस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब से हम ऐसा मानेंगे कि ये भी नॉर्मल टाइप के मिनरल है, तो प्राइवेट कंपनी भी इसका माइनिंग कर सकती है एंड गवर्नमेंट कंपनी भी माइनिंग कर सकती है, वो तो भाई डिपेंड करता है आपका ऑप्शन में नंबर लग जाए। फिर बात आई कुछ क्रिटिकल मिनरल्स की, जैसे लिथियम, नियोबियम, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी और दूसरे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में उसका यूज है। देन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये स्कैंडियम, यूट्रियम, सेरियम, वो भी ऐसी जो भी माइक्रो प्रोसेसर चिप या एक्सवाइजेड चीजों में वो यूज होते हैं। पूरी साइंस टेक की लिस्ट मैंने हैंडआउट में दी है, वेयर दे आर यूज्ड, वो आप देख लेना। अब यहाँ पर पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि इसका आपको जो करना है तो मिनिमम उसकी जो भी रॉयल्टी रेट हम 12% चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, सपोज आपको लिथियम माइनिंग का लीज मिल गया है और फिर आप किसी बायर को वो लिथियम सेल कर रहे हैं सपोज 100 रुपए में, तो फिर आप जो सेलर है माइनिंग कंपनी, उसने वो 100 में से 12 रुपये गवर्नमेंट में जमा करने पड़ते थे, बिकॉज रॉयल्टी रेट वॉज 12, यानी आपके पास कितना बचता था 88 रुपीज। तो स्वाभाविक है जो फॉरेन कंपनियां होगी उनका सेल्स माइनिंग में तो फिर प्रॉफिट बचा किधर, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं इतना नहीं रखेंगे, अब से 3%। उसी तरह ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसमें भी पहले 12% था, उसको बोला अभी से सिर्फ 1% वाली। तो फायदा क्या है, अब ऐसी फॉरेन कंपनियां भी इंडियन माइनिंग सेक्टर में कुछ एक्सपोर्ट करना चाहती हो, दे कैन कम। तो प्राइवेट सेक्टर की मिनरल एटॉमिक मिनरल रॉयल्टी रेट रिड्यूस लिटिल बिट, देन न्यू टाइप ऑफ लाइसेंस। अब तक लाइसेंस कितने मिलते थे माइनिंग के लिए, एक होता है रिकॉनेसेंस, तो ये रिकॉनेसेंस का जो लाइसेंस होता है पूर्व परीक्षण, कि आपने ड्रोन उड़ा के देख लिया कि ये एरिया में कुछ मुझे लगता है कि नहीं। उसके बाद कि नहीं अभी मुझे वहां जाके थोड़ा मिट्टी का सैंपल भी लेना है, तो प्रोस्पेक्टिंग का लाइसेंस। फिर आपको चाहिए मिट्टी में तो काफी कोयला है, तो मुझे माइनिंग लाइसेंस, मतलब फ्री लाइसेंस। फिर गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लिया था कि देखो ये जो प्रोस्पेक्टिंग और माइनिंग है, इसका अगर आपको चाहिए तो कॉम्पोजिट लाइसेंस भी मिलेगा फॉर प्रोस्पेक्टिंग कम माइनिंग। तो ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, आपकी इच्छा का विषय है कि आपको टू व्हीलर और फोर व्हीलर का साथ में चाहिए, या सिर्फ टू व्हीलर का भी चाहिए, बाद में सोचोगे फोर व्हीलर का चाहिए कि नहीं, या फिर आपने सोचा मुझे सिर्फ टू व्हीलर का ही चाहिए, फोर व्हीलर का नहीं चाहिए, तो फिर आप कॉम्पोजिट वाला नहीं लोगे। वैसे ये 4 टाइप के माइनिंग लाइसेंस पहले से थे। 2023 में रिफॉर्म लेके एक नया और लाइसेंस कैटेगरी ऐड किया गया है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, अन्वेषण के लिए। और ये स्पेसिफिक गोल्ड, सिल्वर, लिथियम वगैरह कुछ 29 स्पेसिफाइड मिनरल्स के लिए ही है। तो उसमें क्या होगा, ये कॉम्पोजिट इनका होगा कि रेकॉन और प्रोस्पेक्टिंग करने का ऐसा एक एक्सप्लोरेशन और भी होगा लाइसेंस। तो पुराने समझो बैन नहीं हुए हैं, नए कैटेगरी ऐड हुए हैं कि बाइक भी है, फोर व्हीलर भी है और अभी रिक्शा भी है। प्रश्न ऐसा, ये जो गोल्ड, लिथियम, कोबाल्ट, लेड वगैरह 29 स्पेसिफाइड मिनरल्स है, उसकी ऐसी जो ऑप्शनिंग है उसको कौन करेगा, उसके लाइसेंस कौन देगा। तो उसके लिए भी 2023 के बिल के अंदर सुधार कर दिया उन्होंने कि इनके एक्सप्लोरेशन करने के लाइसेंस स्टेट देगा, लेकिन माइनिंग के या कॉम्पोजिट टाइप के लाइसेंस है वो यूनियन देगा। प्रश्न ये सब याद रखना है, अगर आप पीवाईक्यू देखे तो उनको खुजली मच जाती है कभी-कभी और वो ऐसा पूछते हैं, सो यस यू शुड रिमेंबर। बाकी मुझे भी कोई मजा नहीं आ रहा है ये सब बोरिंग चीजें पढ़ाने का, बट यस वी हैव टू प्रिपेयर। ये जो रेकॉन करना था आपको, तो पहले आप एरियल ड्रोन उड़ा के कर लेते थे, अब वो सरफेस की तरह थोड़े से थोड़ा मिट्टी जमा करके कर लेते थे। पर क्या आप अंदर मतलब केव खोद के गुफा बना के जा सकते हैं, सब सरफेस ड्रिलिंग कर सकते थे, पहले अलाउड नहीं था, 2023 में बोला ये भी अलाउड है। तो हमने देखा माइंस मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में 2023 में क्या मेजर सुधार किए, प्राइवेट सेक्टर एटॉमिक मिनरल की खुदाई करे, रॉयल्टी रेट्स कुछ लिथियम वगैरह के कम किए और नए जात के लाइसेंस अलाउ किए। अब तक हमने जो पढ़ा वो क्या था, लैंड एरिया के ऊपर माइनिंग के बारे में। लेकिन मान लीजिए ये जो बॉम्बे हाई है, मतलब समंदर के अंदर ये ऑयल प्लेटफॉर्म बना के उधर से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करो, ऑयल टैंकर में भरो, फिर उसको रिफाइनरी में ले जाओ, तो उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। उसका भी पुराना कानून था, उसको 2023 में उसको भी रिफॉर्म किया है। सिंपल 2-3 स्लाइड वो पढ़ के हम देख लेते हैं। यहाँ पर नया क्या है, पहले ऑफशोर माइनिंग के लिए 30 ईयर का लाइसेंस मिलता था और फिर इच्छा हो जाए तो 20 ईयर और उसे रिन्यू आप करा सकते थे। अब आप समझो इसमें तकलीफ क्या होगी, अदानी ने 30 साल तो माइनिंग किया ऑफशोर जो भी डीलिंग किया समंदर में, फिर वो बाकी के 20 साल जब रिन्यू कराने आएगा, तो मिनिस्टर आईएएस क्या सोचेगा, अभी आदमी फंस चुका है, क्योंकि ऑलरेडी आप समझो आपने वहां पर सब जो भी अपना तामझाम फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट और सब बना के रखा है, और आपको 20 ईयर एक्स्ट्रा चाहिए, तभी आप यू आर मोर डेस्परेट, तो वो रिन्यूअल के लिए आपसे ब्राइब मांगेगा और आप फंस जाएंगे। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं सीधा 50 साल का आपको मिल जाएगा, तो वो जो बीच में ब्राइबर या एक्सटॉर्शन का जो स्कोप बन रहा था वो कम हो जाएगा। तीन अदर वर्ड सब क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता होगी। दूसरा, ये जो ऑफशोर माइनिंग मतलब समंदर में आपको ऑयल गैस कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन, मतलब सरकार अपनी विवेक से मर्जी से उनको जो अच्छा लग जाए, उनका जिस पे दिल आ जाए उसको वो देते थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होगा, तब समझो उसमें पक्का ब्राइब का कोई ना कोई सीन बन जाएगा। अब क्या बोला, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन है, अब से ऑक्शनिंग, नीलामी में भाग लो, जो भी सरकारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी और उसको मिलेगा। सो अनदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ब्राइब स्कोप कम होगा, ये सुधार है। तीसरा, ये जो ऑफशोर ये जो एरिया इधर भी जो भी वो थोरियम और यूरेनियम वगैरह एटॉमिक मिनरल्स भी हो सकते हैं, यस। तो एटॉमिक मिनरल्स में गवर्नमेंट ने 2023 में क्लैरिफाई किया कि ये बात सही है कि बिडिंग या ऑक्शन से काम होगा, पर अगर जो एटॉमिक मिनरल होगा जैसे यूरेनियम, मोनाजाइट, थोरियम, तो अदानी को अलाउ नहीं करेंगे, ओनली गवर्नमेंट कंपनीज विल बी अलाउड, प्राइवेट कंपनीज विल नॉट बी अलाउड। केवल सरकारी कंपनियां ही परमाणु खनिज का समंदर में खनन कर पाएंगी, सिर्फ सरकारी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी को अलाउ नहीं करेंगे। फिर आगे याद करो कि नॉर्मल एरिया में माइनिंग करते थे तो मिनरल डिस्ट्रिक्ट का वो ट्रस्ट था, उसको पैसा दो, वो समाज कल्याण करेगा। ऐसा यहाँ पर आपको अगर ऑफशोर एरिया में समंदर में ऑयल गैस एक्सपोर्ट की छूट मिली है, तो जो भी अदानी ओएनजीसी है उनको बोला जाएगा कि आपने कुछ पैसा, मान लीजिए 30 करोड़, एक संस्था को देना होगा जिसका नाम है ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट, और इसका जो भी ऑफिसर होगा मान लीजिए आईएएस, तो उन पैसों से रिसर्च डेवलपमेंट करेगा, एनवायरमेंट कंजर्वेशन करेगा, उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट देखेगा, वो सब उसका काम होगा। तो ये भी 2023 में नई चीज बनेगी, तो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इधर हम लोग ब्रेक लेते हैं। अब तक हमने माइनिंग के बारे में जानने लायक कुछ चीजें देखी, ब्रेक के बाद और भी चीजें वो देखते हैं, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले टेलिंग वोटिंग लाइन कैन सी मी कैन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऊपर से वोट करें। विशाल, पलक, डिंपल, शिवानी, शिवेंद्र, अकबर, विनु, प्रशीला, नजर, तेजस्वी, मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, हम लोग देख रहे थे माइनिंग। माइनिंग के अंदर उसके जो इंपॉर्टेंट कानून और प्रोविजन थे वो हमने देखे। नाउ लेट अस फोकस ऑन सेलिंग द कोल। कोयला बेचना हो तो क्या? हमने देखा कि लंबे टाइम तक कोल इंडिया के पास एकदम मोनोपोली थी कि वही सब कोल माइंस उनके हाथ में है एंड दे विल डू द सेलिंग। ऑफ कोर्स रतन टाटा को भी फिर परमिशन मिलती है कि आप भी माइनिंग करो, पर समझो कोल इंडिया के पास 8 स्टेट के अंदर मान लीजिए माइंस है। रतन टाटा को मुश्किल से एक स्टेट में मिला हो, भूषण स्टील को एक स्टेट में मिला हो, सो देयर पर्सनल क्वांटिटी विल नॉट बी इनफ। इन्होंने फिर भी अपनी स्टील एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए प्राइवेट कंपनीज ने कोल इंडिया से कोल खरीदना होगा। तो प्रश्न, कोल इंडिया उनको कितना किलोग्राम कोल देगा, वो क्वेश्चन है। तो पहले क्या था, इट डिपेंडेड ऑन गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन कि अगर सरकार का दिला गया, अच्छा रतन टाटा में इलेक्शन फंड में पैसा देते हैं, 3 को 50 किलो कोल दे दो। अच्छा ये भूषण स्टील तो ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करता है, इसको तो 0 किलो दे दो। सो फ्रॉम कोल इंडिया विच कंपनी विल गेट हाउ मच कोल, वो प्योरली डिपेंड करता था गवर्नमेंट पे। अब क्या हुआ, 2017 से एक शक्ति कोल पॉलिसी आई है, उसमें होगा ऑनलाइन बिडिंग कि कोल इंडिया के पास 100 केजी कोल है, हाँ तो लगा दो बोली, टाटा स्टील का मैं 20 रुपए दूंगा, भूषण का मैं 30 दूंगा, तो भूषण को मिल जाएगा। सो दैट इज शक्ति कोल पॉलिसी। भारत के अंदर आए दिन कोयले की शॉर्टेज हो जाती है, हमें बाहर से ऑस्ट्रेलिया से और कहीं से इंपोर्ट करना पड़ता है, नहीं इंपोर्ट कर पाते तो फिर बिजली महंगी हो जाती है वगैरह। इसका क्या कारण है? मैंने आपको बताया ज्यादातर माइंस के ऊपर तो कोल इंडिया का अधिकार है, क्योंकि आप समझो 50 साल का मिला हुआ, उसके पास यहाँ स्टेट में ज्यादातर माइंस है, टाटा वगैरह बस एक दो माइंस हो तो बेचारे क्या करें। और ये जो कोल इंडिया है, आइडियली व्हाट शुड हैपन, उसको जितना प्रॉफिट होता है कोयला बेच बेच के, तो उसने नए टाइप की जो भी बुलडोजर, डिगिंग मशीन, स्पेक्ट्रोमीटर, एक्स वाई जेड जो भी चाहिए वो सब खरीदना चाहिए। पर वो प्रॉफिट उसको मान लीजिए 100 करोड़, तो 100 का 100 करोड़ गवर्नमेंट क्या कहेगी, तुम हमें डिविडेंड के रूप में दे दो, क्योंकि हमें सब पॉवर्टी वेलफेयर स्कीम चलानी है तो हमें पैसा दे दो। इसलिए प्रॉफिट का कोई पैसा बचता ही नहीं न्यू टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए, डेवलप करने के लिए। एज अ रिजल्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज वेरी लो। फिर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो बाहर से इंपोर्ट करें उसमें तकलीफ ये हो रही है कि इंपोर्ट्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव। कारण, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में कोल का प्राइस हो $1 और वहां से अदानी ने इंडिया वो उसी ने ऑस्ट्रेलिया में भी माइंस भी खरीदे और वो वहीं से इंडिया में एक्सपोर्ट भी करता, लेकिन फिर एक ग्रेटा थनबर्ग टाइप लोग उसका विरोध करें, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा कि अच्छा ये $1 सेलिंग प्राइस है, तो अभी मैं इस पे $1 सेस लगाऊंगा, मैं $1 एक्स्ट्रा कार्बन टैक्स लगाऊंगा, ऐसा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बोलेगी, क्योंकि कोल माइनिंग इज कॉजिंग पोल्यूशन। तो इंडिया में जब वो कोल आएगा तो कितना, $2 में पड़े, सो इट बिकम्स एक्सपेंसिव फॉर इंडिया, सो दैट रिजल्ट्स इनटू एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी। अनदर प्रॉब्लम इज कार्बन इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद, ये जो यूरोपियन अमेरिकन पावर्स अपनी सब विचार और अपनी चीजें हमारे ऊपर थोपना चालू करें। अमेरिका और यूरोप ने क्या किया, खुद तो इतने साल बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 कोयला जला जला के खुद को डेवलप कर दिया। अब उनके पास कोल है नहीं, अब वो न्यूक्लियर एनर्जी यूज करे, विंड एनर्जी यूज करे वगैरह, और फिर वो इंडिया चाइना को सिखाते हैं कि देखो यू आर यूजिंग द कोल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो तुम ही जिम्मेदार हो, यू आर द पॉल्यूटर। और ये यूएन ट्रिपल सी की जो पेरिस डील और बाद में जितनी क्लाइमेट चेंज समिट हो, तो इंडिया चाइना तुम जिम्मेदार हो, तुम विलन हो, तुम पैसा भरो, या फिर कि तुम हमारी मतलब अमेरिका यूरोप की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खरीद लो, ऐसी वो सब हमको सीख देते हैं। इसको बोला गया कार्बन इंपीरियलिज्म। इकोनॉमिक सर्वे ने इसको विरोध किया, पहले भी किया था, और अभी जो लेटेस्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आए उन्होंने भी इसको अपोज किया है। कारण क्या है, कोल इज नेसेसरी इविल, ये बात सही है, क्यों खराब है, पर उसका विकल्प क्या है? आप विंड और सोलर यूज कर लो ना, पर भाई वो 24/7 तो अवेलेबल है, पवन खत्म हो गया तो क्या करोगे? इवन यूरोपियन यूनियन के खुद के वादे हो गए हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चलते वहां पर जो विंड है उसकी स्पीड कम हो गई है, जिसके चलते विंड टरबाइन से जितना बिजली आता था वो कम हो गया। और उसके ऊपर और उनकी तकलीफ क्या है, रशिया से यूक्रेन वाले मामले में लड़ाई चल रही है, तो रशिया ऑयल के सप्लाई को मन चाहे तब रोक लेता है, ज्यादा दबाव मारता है। सेकंडली, सोलर और विंड एनर्जी का आपको प्लांट लगाना है, उसमें बहुत ज्यादा जमीन चाहिए कंपेयर टू कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा, अगर हमने कोल माइनिंग को बैन कर दिया तो बहुत सारे लोग जो उस सेक्टर में काम करते हैं उनकी बेरोजगारी हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट, उनको कौन नौकरी पे रखे, सो वी हैव टू यूज द कोल। दूसरी बात, ये जो सोलर सेल, विंड टरबाइन, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने हैं, ओके वी हैव टू डू दैट फॉर क्लीन एनर्जी, पर उसके लिए भी बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़े, लिथियम, ग्रेफाइट, मैंगनीज, निकल, तो वो सब हमारे पास है नहीं, हमने बाहर से एक्वायर करना पड़ता है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। हालांकि गवर्नमेंट ने ये बात मानी कि भाई ये तो बात सही है कि कोल वाले कोल को आप जलाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो हम कुछ नया करते हैं कि उसमें से और मतलब ज्यादा क्या आउटपुट ले लें, पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाए। तो गैसिफिकेशन ऑफ कोल, मतलब उसका कोयले का आंशिक ऑक्सीडाइजेशन, कोल इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर और उसमें से फ्यूल बनता है, या मतलब उसको फ्यूल गैस कहा जाए, उसे हम यूज करें, दैट कैन हेल्प। देन कोल बेस्ड केमिकल, ये कोल का जो भी माइनिंग और आगे प्रोसेसिंग चले उसमें से फॉर्मल्डिहाइड, इथिलीन, प्रोपिलीन, एसिटिक एसिड, ये सब बनाएंगे और उसके भी अपने इंडस्ट्रियल यूज है। कोरोना के दौरान माइनिंग सेक्टर में रिसर्च करने के लिए नया पोर्टल बना, उसका नाम है सत्यभामा पोर्टल, माइनिंग मिनिस्ट्री का सत्यभामा पोर्टल। ये एक लाइन का मुद्दा है, 2020 में आया और आया तो आप जानते हैं करंट अफेयर्स के लिए बड़ा, मतलब कि अब तो दुनिया में और कोई जीएसटी पोर्टल तो मतलब छोटी चीज है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल छोटी, आरबीआई का ई-कुबेर पोर्टल भी छोटी चीज है, सिर्फ और सिर्फ यही चीज है सत्यभामा पोर्टल। बट इट इज नॉट लाइक दैट। आप देख लो, एक बार इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में प्रश्न पूछा था, बाकी इसको पूछा नहीं है। आप समझो अगर 100 एमसीक्यू है तो क्या 100 एमसीक्यू पोर्टल क्या आने क्या, तो उतनी मेहनत करनी चाहिए। तो पोर्टल का कोई अंत नहीं है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक आध दो पोर्टल पूछते हैं, मैंने आपसे फील लिया तो मेरी तो रिस्पांसिबिलिटी है कि लिस्ट बना के दूं, तो मैंने दिया है। बाकी आपको जितना याद रहे देख लेना, नहीं याद रहे तो और सब्जेक्ट तैयार करना, एनवायरमेंट, मीडिया की डिक्शनरी वगैरह।
खैर, तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में माइनिंग का बेसिक आइडिया लिया। अभी हम समझे एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके बारे में पिलर 6 में समझेंगे। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, उसने करीब 17 गोल्स बनाए कि ये सब गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ वगैरह। उसमें एक है कि क्लीन एनर्जी को प्रमोट करो, दैट इज गोल नंबर 7। तो उसके आगे पीछे चीजों को हमें समझना है। पावर मिनिस्ट्री क्या काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की क्या प्रॉब्लम है, गांव वालों को बिजली कैसे मिले, एलईडी बल्ब से क्या फायदा है, रिन्यूएबल एनर्जी कैसे बनाएंगे, कुकिंग एलपीजी की कौन सी स्कीम सब्सिडी चलती है वगैरह वगैरह। ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे से है, नीचे बहुत देखा नहीं देखा है, एक ही बात है। सबसे ज्यादा भारत में मान लीजिए सपोज 100% इलेक्ट्रिसिटी बनी, तो सबसे ज्यादा कैसे बनती है, ये नंबर ऊपर लिखा, नंबर 1 थर्मल, मतलब कोयला जला के बनती है। दूसरे नंबर पर रिन्यूएबल सोर्स से बनती है, सब सोलर विंड सब मिला के। तीसरा हाइड्रो पावर से बनती है, डैम से जो टरबाइन घूमेगा। और चौथा सबसे कम, वो कौन सा, न्यूक्लियर एनर्जी है। सो दैट इज द असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, वो याद रखना है एमसीक्यू के लिए। थर्मल, टोटल रिन्यूएबल, देन हाइड्रो एंड देन न्यूक्लियर में सबसे लो है ऐसा। एक बार मैंने इसका सिंपल एमसीक्यू बना के पूछा, 18,000 10,000 लोगों ने आंसर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों के तुक्के सब गलत हो गए। तो तुक्के नहीं मारने, कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप पीवाईक्यू देखो, ये तो बार-बार इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम सीरीज वगैरह पूछते रहते हैं, सो यू हैव टू मेमोराइज सर्टेन रैंक्स। ऐसा एक और रैंकिंग याद रखना है कि कौन से डायरेक्ट टैक्स में या इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे ज्यादा इनकम होती है। सेकंड, भारत में अगर 100% बिजली बनी, तो उसमें 49% बिजली तो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां बनाती है, टोरेंट पावर, रिलायंस पावर, अदानी पावर वगैरह। बाकी 49% प्राइवेट सेक्टर बनाता है। 25% यूनियन गवर्नमेंट की कंपनियां बनाती है, 26% स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियां बनाती है। स्टेट यूनियन गवर्नमेंट में पावर मिनिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम देखती है। उसके नीचे बहुत सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, वो सबका लिस्ट आपके हैंडआउट में दिया है, जितना याद रहे पढ़ लेना, वहाँ पे होमवर्क है। ये जो पावर मिनिस्ट्री है, बीच में उन्होंने, उनके जो भी आईएएस ऑफिसर होंगे या मिनिस्टर होंगे, उन्होंने कसम खाई कि इतने ऐप बना देने कि गूगल प्ले स्टोर पूरा क्रैश हो जाना चाहिए हमारे ऐप से ही। गर्व, गर्व टू, दीप, विद्युत प्रवाह, मेरिट ऐप, ऊर्जा मित्र, तरंग ऐप, और ये सबके अंदर जो ऐप का डेटा है वो आपको एक और ऐप उसका अलग से। मेरा एक तो सिंपल वेब पेज बना दूं भाई, हर चीज का कोई एक, मतलब यूपीएससी का एक वेबसाइट है, यूपीएससी का खुद का ऐप नहीं है। अब आपका यूपीएससी पीवाईक्यू का एक ऐप बनाए, कट ऑफ का दूसरा ऐप बनाए, बराबर एप्लीकेशन फॉर्म बनेगा तीसरा ऐप बनाए, वगैरह वगैरह, ऐसी ये बात है। अगेन याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट लीव इट। नया क्या चल रहा है, माहिर। माहिर रिसर्च का नया कुछ स्कीम है, जिसमें पावर मिनिस्ट्री, जो यूजुअली कोल वाली इलेक्ट्रिसिटी का काम देखती है, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि सोलर विंड वगैरह का काम देखती होगी, दोनों मिलकर सब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी पे रिसर्च करेंगे कि लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी का विकल्प क्या है, इलेक्ट्रिक कुकर भारत के लिए और मतलब बिजली कम खाए और अच्छा खाना पका दे सके कैसे करे, ग्रीन हाइड्रोजन, जिसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, कार्बन कैप्चर, जियोथर्मल एनर्जी वगैरह। सो दैट इज माहिर। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात करें, अहमदाबाद में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है टोरेंट पावर। मान लीजिए उनके पास 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हो, जिसमें 99 यूज किया, तो उनके पास 1 सरप्लस पड़ा है, एक्स्ट्रा है। और सामने रिलायंस पावर, जो मुंबई में बिजली सप्लाई करता है, मान लीजिए उनको डेफिसिट चल रहा हो कि उनके पास सिर्फ 99 और उनको 100 चाहिए, मतलब उनको -1 का शॉर्टेज है। तो क्या टोरेंट अपनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी रिलायंस को बेच सकता है? जवाब है हाँ। पर इसमें तकलीफ आएगी। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और आप एक पैसेंजर है, आपको जाना है मुझे, पर हमको मिलना भी तो पड़ेगा ना, उसका कोई बीच में प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ओला उबेर जैसा, कि जो दोनों को एग्रीगेट करे, एक जगह पे लेके आए। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है आईईएक्स। ये कैसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, जैसे शेयर मार्केट सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स मतलब बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जहां पर सब बाहर सेलर जमा होते हैं शेयर बाय सेल करने के लिए, उसी तरह आईईएक्स में क्या है, सब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जिनको अपनी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बेचनी है, खरीदनी है, वो लोग मिलते हैं। ऐसा ये प्लेटफॉर्म है या कंपनी है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। अब ये जो आईईएक्स वाले हैं, वो समझो वो अलग अलग अपने बनाएंगे और मार्केट्स, कि सपोज गैस का सरप्लस गैस एक कंपनी के पास, दूसरे को बेचने का अलग, फिर सपोज सोलर इलेक्ट्रिसिटी बेचने का अलग, कोल वाली बेचने का अलग, वगैरह वगैरह। अब ऐसा बिजनेस जनरल नॉलेज एक से ज्यादा काम का नहीं, कोर आइडिया हमने ले लिया। द हिंदू वाले को ये बहुत पसंद है, मतलब ये तो अगर छोटा सा इसको चीख भी आ जाए तो न्यूज आइटम बन जाती है द हिंदू के लिए, और वहां जैसे आया तो करंट अफेयर्स पीडिया वाले पागल हो जाते हैं। मेरा कहना है भाई, इतना कौन पूछ रहा है भाई, लीव इट, बेसिक आइडिया इनफ। केरला में मान लीजिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी हो, तो क्या वो यूपी को बेच सकता है? जवाब है हाँ। उसको हम कहें वन नेशन वन ग्रिड, ऐसा सब समझो कि लाइन से सबको जोड़ देंगे, केबल से, इलेक्ट्रिसिटी केबल से। प्रश्न, ये तो कोल वाली बिजली की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए राजस्थान ने सोलर एनर्जी बना ली, और उसमें वो जो भी आप साइंस में पढ़ना, एसीडीसी टाइप का वो अलग जाकर करंट में वो स्टोर होता है, तो इसको क्या वो यूपी में बेच सकते हैं? तो उसके जो भी केबल या ट्रांसफार्मर या जो उसका मशीन चाहिए होगा एसीडीसी कन्वर्ट करने, वो सब आपको नया फिट करना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा करेंगे, उसे आप क्या कहोगे? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, कि जब ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी वन स्टेट टू अनदर स्टेट आप सेल कर सके, ऐसा सब और बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनेगा, दैट इज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तीसरा, ऐसी जो आपने एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी मान लीजिए राजस्थान में, कि जो उन्होंने यूपी को बेची, केरला को बेची, फिर भी उनके पास सरप्लस बची है, तो क्या वो जाके ब्रिटेन को बेच सकते हैं? तो जवाब है हाँ। उसको हम क्या कहें? ग्रीन ग्रिड्स। तो ग्रीन ग्रिड्स या वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्या है? ओएसओडब्ल्यूजी, कि हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी, यूरोप को बेचो, अफ्रीका के पास एक्स्ट्रा, यूरोप को बेचो, ऐसा कुछ, तो उसे हम कहते हैं ग्रीन ग्रिड्स या वन सन वन 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 ग्रिड। तो बिजली के बारे में कुछ समझ रहे थे, पावर मिनिस्ट्री की कुछ बात करी, अभी कुछ योजनाएं देखते हैं और वो क्यों बनानी पड़ी, उसका कारण समझते हैं। एक ऐसी योजना है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लोन गवर्नमेंट पे करे, स्टेट गवर्नमेंट पे करे, ऐसी स्कीम है, ऐसा क्यों बनाना पड़ा? नहीं तो यूपीए कांग्रेस राज में इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी काफी लॉस में चल रही थी, और उसके कारण उन्होंने जो बैंकों से लोन लिया था वो चुका नहीं पा रहे थे, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तकलीफ बढ़ गई थी। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये रिलायंस पावर, टोरेंट पावर के क्यों बढ़ गए थे? व्हाई दे वर सफरिंग फ्रॉम बिजनेस लॉसेस? उसका एक कारण ये था बिजली की चोरी, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट। गांव वाले किसान वो सब चोरी करते रहे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का ऑफिसर पुलिस थाने में जाके मुझे आप दीजिए कुछ लोग और मैं जाता हूँ रेड कराने, तो पुलिस में नॉट हेल्प, या जाए उधर पथरा हो जाए, पुलिस वाले उसको मदद नहीं करे वगैरह, बिकॉज वो सब गांव वाले, वो सब किसान वो नाराज नहीं होने चाहिए, वोट चले जाए। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्वाभाविक कंपनी का लॉस हो जाए। दूसरा, उस जमाने में ये जो भी ओडिशा, वेस्ट बंगाल वगैरह में फ्लड साइक्लोन के चलते बहुत सारे दिन काम बंद हो जाता था। बीच बीच में कोल स्कैम के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सब एलोकेशन रद्द कर दिए। बीच बीच में एनवायरमेंटल एक्टिविज्म के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये तो बहुत पॉल्यूशन करता है, इसको बंद करो। ये सबके चलते भी कोल की शॉर्टेज हो जाएगी, तो कंपनियां सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी बना नहीं पाएंगी, उनके लॉस हो जाएंगे, क्योंकि बैंकों से लोन लिया है, वो बिजली बना के बेचेगा नहीं, तो उसका तो लोन का इंस्टॉलमेंट चल रहा है, तो पैसा किधर से आए? अनदर प्रॉब्लम वाज कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस फिक्स करती थी और उसमें लॉस था, इसे हम समझते हैं। बिजली की कीमतें कौन तय करता है? हु डिसाइड्स द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? उसके लिए कानून है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर दो स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी सीईआरसी। इसका काम क्या है कि यूपी की कोई कंपनी बिहार की कोई कंपनी में बिजली बेच रही है, या बिहार के कस्टमर को सीधा बेच रही है, तो उसका क्या प्राइस होना चाहिए? मतलब इंटर स्टेट सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका प्राइस वो कौन तय करे? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन।
यूपी के अंदर ही बिजली पैदा हो, यूपी में कस्टमर को बेचनी है विद इन द स्टेट या इंट्रा स्टेट, तो उसके लिए दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडी थी, वो प्राइस डिसाइड करती थी, उसका नाम था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन SERC। सो देयर वर टू सच बॉडीज, एक इंट्रा स्टेट के लिए सेंट्रल का बॉडी, दूसरा विद इन स्टेट जो क्या भाव होना चाहिए बिजली का उसके लिए स्टेट का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। मतलब तकलीफ क्या होगी, ये जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वो भाव कैसे तय करेंगे कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए अदानी को या कोई कंपनी को बिजली चाहिए, सपोज 15 रुपये पर यूनिट, हाउस होल्ड मुझे आपको ये बिजली चलाने के लिए चाहिए तो कहें अच्छा तुम तो रेसिडेंशियल है तो 5 रुपये पर यूनिट, किसानों को तो 0 रुपये पर यूनिट, सो दैट द वोटर्स रिमेन हैप्पी। अब यहाँ पर समझो रिलायंस या टोरेंट पावर का लॉस हो जाएगा, अब लॉस की भरपाई कैसे हो कि इंडस्ट्री वाला का 15 रुपये उसका 20 कर दो ताकि फार्मर ने जो यूज किया वो उधर से रिकवर हो जाए, बट उसके लिए इंडस्ट्री भी तो होना चाहिए ना, उतनी सामने अगर इंडस्ट्री नहीं होगी, इंडस्ट्री वाले बिजली यूज नहीं करेंगे तो लॉस में तो जाना है, एंड अल्टीमेटली फिर वो लॉस की भरपाई आइडियली किसने करनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट। पर स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना टैक्स में पैसा आता नहीं कहीं से कि वो भरपाई करे, तो बहुत सारा ऐसा बैकलॉग चलता है कि जिसे हम कहें कैरियर्स, कि रिलायंस टोरेंट पावर का मेरा लॉस है, स्टेट गवर्नमेंट मुझे भरे, स्टेट भरेंगे भरेंगे बर्थ टाइम पे, तो ये भी एक कारण था जिसके चलते लॉस चला है। अब ऐसा बहुत सारा लॉस एक्यूमुलेट हो गया सब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का, और उनके चलते उन्होंने जो बैंकों से लोन लिया था वो सब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। तो फिर यूनियन गवर्नमेंट की पावर मिनिस्ट्री स्कीम लेके आती है, उसका नाम है उदय स्कीम, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना यानी उदय। उदय में ये है कि सपोज जो भी SBI से इन लोगों ने लोन लिया था 100 रुपये का जो आउटस्टैंडिंग है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने 100 रुपये लोन बैक, तो उसका निकालो 75%, तो कितना 75 रुपये। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने स्टेट को ये बोला कि देखो स्टेट गवर्नमेंट ये जो बिजली कंपनियां हैं उनके 100 रुपये लोन के बाकी हैं, तो स्टेट ने 75 रुपये SBI को पे कर देने। प्रश्न, स्टेट गवर्नमेंट 75 कहां से लाएगी, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने मार्केट में अपने बॉन्ड इशू करने जिसका नाम होगा उदय बॉन्ड, तो उन उदय बॉन्ड्स को ये ICICI एक्सिस यूटीआई म्यूचुअल फंड कोई खरीदेगा, सो दे विल प्रोवाइड द 75 रुपीज जो स्टेट के पास आए, बराबर बॉन्ड इशू करके, और वो बॉन्ड से 75 का ये लोन रिपे किया गया, और 100 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग लोन था, बाकी का 25 तो रिलायंस टोरेंट ने अपने पॉकेट से भरा। प्रश्न, अपन स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा बड़ा भाई बनने की क्यों जरूरत है, उसको क्या फायदा है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को लॉलीपॉप दिया कि देखो अगर आप ये उदय बॉन्ड इशू करके ऐसा सब 75% लोन का सेटलमेंट कर लेते हो, तो फिर पावर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, उसकी अलग अलग योजना चलती है, उसमें हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे ताकि आपका 75 का आपको इतना लोड नहीं लगे एंड एवरीथिंग इज सेटल। तो ऐसी स्कीम थी, उसका नाम है उदय स्कीम। ये 2015 की स्कीम है, तो वैसे तो बहुत काम की है नहीं, पर इसलिए कि इसमें समझो ये जो बॉन्ड है वो मैच्योर होते हैं, आप जानते हैं बॉन्ड का एक टाइम फ्रेम होता है कि 5 इयर्स 10 इयर्स, तो मान लीजिए 10 इयर्स पे ये जब मैच्योर होगा तो ये सब लोग आ जाएंगे ICICI वगैरह कि भाई हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस करो, क्या उस वक्त स्टेट के पास होगा, क्या तब तक यूनियन ने उनको पैसा दिया होगा, ऑफ कोर्स दे विल डू फिगर आउट समथिंग, पर आप जानते हैं न्यूज़पेपर कॉलमिस्ट को मजा आ जाता है ये सब चिंता करने में, उसके कॉलम बनने में, दे विल एंजॉय। तो इसलिए कभी-कभी ये न्यूज़ में आता है, तो क्या बोलना चाहता है, ये इसकी सब बात कर रहा है कि रिडेम्पशन हो रहा है उदय बॉन्ड का, वो बोलना क्या चाहता है, भाई मैच्योर हो गया, अब ये सब लोग स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मांग रहे हैं। फिर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के चलते भारत सरकार ने कोरोना के दौरान बिजली कंपनियों को और हेल्प करने के लिए कुछ पैसा दिया, यूनियन टेरिटरी में जो सरकारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ये सब चला अपन वो ठीक है मामूली चीज है। सरकार ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसमें सुधार करना चाहती है, उसका एक बिल वो लेके आए। अब वो बिल के चलते बार बार उसका क्रिटिसिज्म होता है, कॉलमिस्ट उस पर कूद पड़ते हैं, तो दो चार उसके कोर आर्गुमेंट समझते हैं, बहुत उसमें दिमाग खर्च नहीं करना है। कोई एक बिजली कंपनी को मल्टीपल स्टेट में अपना सब काम करना है तो उसका लाइसेंस कौन देगा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। लेकिन साथ ही साथ स्टेट की जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसको पावर दिया गया कि अच्छा कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को आपको अपने स्टेट में बैन करना है तो आप कर सकते हैं। सो नाउ इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। वो आप सीबीआई के बारे में पढ़ना, क्या सीबीआई वेस्ट बंगाल में जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकता है, तो उसमें ऐसा पहले फुल परमिशन थी कि दे देना तुम कर लेना, अभी ऐसा नहीं, केस बाय केस बेसिस पे हम अलाउ करें तो या ना, वरना इधर पैर मत रखना, वो सब क्या मैटर है आपको पॉलिटिकल एक्सेस में समझना। तो इधर भी ऐसा हो सकता है ना कि मल्टीपल स्टेट के लिए परमिशन मिल गया टोरेंट पावर को, फिर कोई एक स्टेट में जाए उधर ऑपोजिशन की सरकार हो, कहने तुम्हारा बैन करते, तो इट कैन क्रिएट न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर उसी तरह की कोई बिजली कंपनी उसका मिनिमम कैपिटल, कोड ऑफ कंडक्ट, मिनिमम मैक्सिमम प्राइसेस वो कौन डिसाइड करेगा, तो यूनियन की संस्था, स्टेट की संस्था वो थोड़ा थोड़ा डिसाइड करेगी, तो अगेन ईगो टसल के चलते अच्छा काम हो नहीं सकता, ऐसा कुछ क्रिटिक्स को लगता है। एग्जैक्ट क्या मामला है पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मीन्स की बात है, प्रीलिम में इतना जोरदार टॉपिक बन नहीं रहा है। नए इलेक्ट्रिसिटी बिल में ऐसा भी बोला गया कि एक ही सिटी में, सपोज अहमदाबाद, प्रेजेंटली ऐसा सिर्फ एक ही कंपनी काम करती है टोरेंट पावर, फ्यूचर में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि रिलायंस पावर या तीसरी जो जितनी कंपनियों को बिजली करनी है करे, जस्ट लाइक ये एयरटेल का भी टावर होगा और रिलायंस का भी टावर होगा। इससे तकलीफ हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की खुद की सरकारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को। उनको ये लगता है कि देखो ऐसा 3-4 कंपनियां एक ही सिटी में बन गया तो हम तो अच्छी सर्विस देते नहीं किसी को, तो सारे जो कस्टमर है वो तो शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ये कहेगी कि भाई ये तो बिजली कंपनी, गवर्नमेंट की जो बिजली कंपनी है वो तो लॉस में है, इसको एयर इंडिया की तरह प्राइवेटाइज कर दो, और प्राइवेटाइज कर दिया तो फिर उनमें जो लोग ऐसे ही बैठे हैं मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं उन सबको नौकरी से निकाल देगा, जो भी टोरेंट या रिलायंस या जिसने भी सरकारी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। तो इसके लिए ये सब डर में भी ऑपोजिशन, इट विल रिजल्ट इनटू जॉब लॉस फॉर द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एम्प्लॉइज, ऐसे भी कुछ क्रिटिसिज्म चलते रहते हैं। तो वो सब क्या बोलना चाहते हैं उसका जिस्ट ये है कि एक एरिया में मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को अलाउ करने से स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी कंपनियों के जॉब चले जाएंगे, ऐसा उनको डर लगता है। इलेक्ट्रिसिटी में दो प्रकार की कंपनियां होती हैं, एक होती है जो ये कोल बर्न करके पावर जनरेट करती है जिसको हम कहते हैं पावर जनरेशन कंपनियां जेनको, दूसरी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है आपके घर तक तार बिछाती है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां डिस्कॉम। तो सपोज ये जो टोरेंट रिलायंस वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां उन्होंने भी असल में तो बिजली खरीदी होगी जेनको से सपोज 10 रुपये में, और आपको सेल करें सपोज 15 रुपये में, बट मान लीजिए ये टोरेंट या रिलायंस ने पेमेंट में डिले किया है जेनको जनरेशन कंपनी को, वो जो भी 10 रुपये देने थे वो नहीं दे पाई, डिले। इन दैट केस यूनियन गवर्नमेंट ऐसी जनरेशन कंपनी को बोल सकता है कि तुम ये वाली बिजली कंपनी को बिजली मत दो, यूनियन गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द जेनको टू स्टॉप और रिड्यूस सप्लाई टू सच कंपनीज। तो इसमें भी अब क्रिटिसिज्म क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट की खुद की सरकारी कंपनियां हैं वो लॉस में चलती है तो वो तो टाइम पे कभी पेमेंट करती नहीं, तो उनका बिजली बंद हो जाएगा, तो स्वाभाविक ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उनको डर लगता है कि तो हम आप हमारी सरकारी कंपनियों को बंद करा देंगे। तो ये सब क्या फेडरलिज्म के इश्यूज हैं। एक और इसमें मैटर चलता है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। कुल मिला के सारी जो अब तक मैंने आपको बात करी वो एक ही माइंड मैप में मैंने आपको हैंडआउट में बता दिया। लेट मी जूम इन एंड एक्सप्लेन दिस। कुल मिला के बाद सपोज कोल इंडिया कोयला खोद रहा था, साइक्लोन आ गया, लेबर स्ट्राइक हड़ताल हो गया, टाइम पे काम नहीं होता, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मान लिया बैन करा दिया, सस्पेंड करा दिया माइनिंग, तो टाइम पे बिजली आती है, मतलब कोल आता नहीं। जो टाइम पे कोल नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी यानी जेनको है वो टाइम पे इनफ क्वांटिटी में बिजली बना नहीं सकती। फिर उसके बाद सपोज जेनको है वो 10 रुपीज में मान लीजिए बिजली सेल कर रही है, तो फिर ये रिलायंस कंपनी अनिल अंबानी वाली जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है डिस्कॉम है, वो जेनको से इलेक्ट्रिसिटी बाय करेगी। अब बाय करेगी फिर वो आगे सेल भी तो करेगी।
अब सेल करेगी उसमें तकलीफ क्या आएगी कि वो स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन वाला कमीशन है वो प्राइस डिसाइड करता है। अब मान लीजिए उन्होंने प्राइस डिसाइड किया कि देखो जब आप कमर्शियल यूनिट जैसे टाटा कंपनी को बिजली बेचोगे 15 रुपये पर यूनिट, आप अगर रेसिडेंशियल यूज के लिए बेचोगे 10 रुपये, लेकिन उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी स्कीम नहीं, 300 यूनिट तो फ्री है, उतना तुम फ्री में दे दो और अनिल अंबानी तुम्हारा जो लॉस हुआ तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट आपको देगी। तकलीफ क्या होगी, स्टेट के पास पैसा नहीं होगा तो ये पेमेंट में डिले हो जाता है। और उसी तरह की मान लीजिए एग्रीकल्चर को 5 रुपये पर यूनिट पे बिजली दो, और एडिशनल एक और तकलीफ है, बिजली की चोरी भी होती है, वो अलग। सो एज अ रिजल्ट ये तो भाई लॉस में चलेगा अनिल अंबानी कि भाई टाइम पे सब्सिडी दे दो, मेरे तो बहुत मान चले नुकसान ही। सो दैट इज द रूट आर्गुमेंट। इसमें एक और नई चीज आई, सपोज कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी उसकी जो जनरेशन कंपनी यानी कि जेनको है वो तो 10 रुपये में बिजली बेचे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे सोलर और विंड पावर प्लांट वाली सब बने होंगे, वो सेल करेंगे पर वो क्या उनका भाव ज्यादा है 20 रुपीज। तब अनिल अंबानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसका दिल तो कोल पे ही आ जाएगा ना कि भैया सस्ती बिजली है तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन ठीक रहेगा, उसे रिन्यूएबल वाली तो पसंद नहीं आएगी। तब क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने कोटा बनाना पड़ेगा कि डियर अनिल अंबानी तुम अगर 100 यूनिट बिजली बाय कर रहे हो तो कंपलसरी तुम्हें मान लो 20 यूनिट तो ये सोलर विंड वाला ही लेना होगा, तुमको अच्छा लगे नहीं लगे, सस्ता है महंगा है, वी डोंट केयर। तो ऐसी जो कोटा सिस्टम है उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन यानी आरपीओ। तो ये रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन ये भी एक मैटर है, जस्ट अ मिनट। अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उसने कोटे बनाए रखे जिसको हम कहते हैं रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन कि जो भी रिलायंस टोरेंट वगैरह सपोज 100 यूनिट बाय कर रहे हैं तो उसके अंदर व्हाटएवर 11.5% उन्होंने सोलर विंड लेना होगा। ऐसा करते करते धीरे धीरे बढ़ा 17 17.5 2022 में बोला 21% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यू मस्ट बाय फ्रॉम द सोलर एंड विंड, और 21 में भी ऐसा है कि आधा सोलर से लेना और आधा नॉन सोलर मतलब ये विंड वगैरह से आप लेना, एंड यू हैव टू बाय इट, ये आपका आईपीओ कोटा है, नहीं खरीदा तो फिर फाइन पेनल्टी जो लगेगी, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ये सब बातें होती है। एनीवेज कमिंग बैक, देखिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह चीजें हैं उसमें कुछ लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि द हिंदू में तो इसके 35 अमेंडमेंट और 500 कॉलम आए तो तुमने क्यों इतनी बात नहीं की। मैंने आपको 4-5 कोर आर्गुमेंट्स दिए, मेंस में भी पूछे उसके आगे पीछे लिख देना है। हर एक बिल ऐसा नहीं कि उस पे दिमाग खर्च करना पड़े, यू हैव टू पिक योर बैटल्स कि कितना पूछ रहे हैं उस हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार वो फ्रीक्वेंटली इकोनॉमिक सर्वे बजट वगैरह में उसका मेंशन होता है, देन यू अप्लाई द ब्रेन। फिर तो हमने कुछ काम देखा पावर मिनिस्ट्री का, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों की मदद करनी थी तो एक स्कीम देखी उदय स्कीम, एक दो और स्कीम देखते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में एक दो तो नहीं बहुत सारी स्कीम है, बट नीड नॉट वरी टू मच। उसका मैंने एक माइंड मैप दिया और उसके बाद उसके लेंदी नोट्स भी है कि ऐसे ऐसे प्रोविजन है, ये साल में आता है, ये मिनिस्ट्री काम देखता है। तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूं, देन इट विल मेक सेंस कि ये करना क्या चाहता है। एक एक लाइन में अभी मैं आपको बताता हूं, एक एक लाइन पहले याद रखो फिर डिटेल में याद रखने की कोशिश करो। शहरी इलाकों में मतलब अर्बन एरिया में बिजली की सुविधा के लिए पैसा देंगे, स्ट्रेंथन द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कि रिलायंस टोरेंट वो तो क्या वो तो हम कहते हैं एनपीए, तो फिर उनको अगर जो भी नया खंभा लगाना है, नए प्लांट्स लगाने हैं, मतलब उसका ट्रांसफार्मर लगाना है, स्मार्ट मीटर लगाने हैं। स्मार्ट मीटर क्या होता है, नॉर्मली कोई इंसान आपके घर पे मीटर रीडिंग के लिए आता है, लेकिन कई जगह झुकी झुपड़ी ऐसी होती है या उधर वो चेक करने भी जाए तो भी उस पे पत्थरबाजी हो जाएगी क्योंकि उन्होंने मीटर में कुछ ना कुछ गलत डिवाइस इंस्टॉल किया होगा ताकि उसका रीडिंग अच्छा नहीं दिखे, मतलब कम दिखे। स्मार्ट मीटर ऐसी चीज होगी कि उसमें कोई आदमी विल नॉट कम टू योर होम फॉर चेकिंग द मीटर, वो सब आईसीटी से सीधा अपने आप इंटरनेट को उसको पता चले आपने कितना यूज किया। तो ऐसे मीटर इंस्टॉल करने के लिए भी यूनियन गवर्नमेंट इनको फाइनेंशियल हेल्प करेगी और ये कंपनी ऐसे मीटर इंस्टॉल करेगी। कोई ऐसा एरिया मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश या कुछ जहां पर कोल पावर लाइन का उधर तक नहीं जा रहा हो बिकॉज वो एकदम हिल एरिया, सपोज लद्दाख, तो वहां सोलर पैनल इंस्टॉल करवा देंगे और ये सब काम चलेगा। एडिशनली प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाएंगे। मोबाइल प्लान आप जानते दो जाते होते हैं, प्रीपेड मान लीजिए 200 रुपए का टॉक टाइम खत्म तो खत्म, और दूसरा कि 500 रुपए तक आप पोस्ट पेड आप जानते हैं जितना बिल चला उतना देना है, तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर भी अलाउ करेंगे ताकि जो गरीब लोग हैं उनको छोटा सा पैकेट से कम यूज करना है, दे कैन आल्सो यूज। तो वो कैसा होगा कि सपोज 200 रुपए तक चलेगा फिर बंद हो जाए फिर आपको रिचार्ज करना पड़े। तो वो सब काम करने के लिए पैसा आएगा, उस योजना का नाम क्या है, उसका नाम है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम यानी आईपीडीएस। सो आईपीडीएस इज फॉर सिटी एरिया में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए पैसा। गांव गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए कौन सी योजना, तो उसके लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, पावर मिनिस्ट्री के नीचे ये है। इसमें आप समझो क्या लिखा है, 24/7 बिजली मिलेगी, बहुत अच्छा है, अनइंटरप्टेड मिलेगी, बहुत अच्छा है, मीटर्ड इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, मतलब वो क्या बोल रहा है फ्री में नहीं मिलेगी, उसका यूनिट का भाव कुछ तो देना पड़ेगा। इट मे बी सब्सिडाइज की सपोज नॉर्मल 15 रुपए इसको 5 देना है, 5 तो देना पड़े, फ्री में ना हो। अब फिर स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो 300 यूनिट फ्री में दे दे जैसा पंजाब वगैरह में होता है, बट यूनियन की तरफ से ये स्कीम में ऐसा नहीं है। एनीवेज तो ये जो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना है उसमें क्या काम होगा, सपोज एक पावर स्टेशन है जहां कोयला जला के बिजली बनी, उसमें से फिर सब स्टेशन आएगा, सब स्टेशन में से फिर फीडर लाइन होगी, मतलब वो जो लाइन खींच के जाता है। एक लाइन होगी कि एग्रो वाला क्योंकि वहां पर आप जानते हैं हैवी मोटर वाला सब इरिगेशन पंप सेट चले, और दूसरी होगी जो भी कि सपोज हाउस होल्ड की जहां पर कम हैवी वाला लाइन होगा क्योंकि आपको सिर्फ ये छोटा मोटा फ्री टीवी चलाना है। तो ऐसी सब काम चलती है। अब प्रॉब्लम ये था कि अब तक एक सिंगल फीडर लाइन ही जाती थी, अब सिंगल लाइन है तो स्वाभाविक है ये तो ज्यादा बिजली लोड खा लेगा, जो फार्मर का बड़ा सा इरिगेशन पंप सेट है, तो फिर आपका जो घर है उसमें बिजली चली जाए, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, लोड मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना क्या बोला है कि देखो पावर स्टेशन तो एक ही है पर हम लोग वहां पर सब स्टेशन 2 लगा देते हैं, और फिर उसके नीचे भी जो लाइन खींचनी है तो एग्रीकल्चर की अलग फीडर लाइन होगी, नॉन एग्रीकल्चर की अलग फीडर लाइन होगी, ताकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन कम रहे, लोड मैनेजमेंट सब सही रहे, सो दैट इट कैन हेल्प 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, वो हम करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि एक दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना थी जिसमें गांव वालों को बिजली देंगे। फिर सरकार ने यार 2015 में, फिर 2017 में सरकार ने क्या बोला, अच्छा तुमको दीनदयाल योजना में बिजली नहीं मिली, नो प्रॉब्लम, तो तुम्हें सौभाग्य योजना में बिजली देंगे। तुमने पुराना कोर्स नहीं किया, नो प्रॉब्लम, मेरा नया बैच आ रहा है उसको तुम ज्वाइन कर लो। तो उस नई योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य। तो पहले क्या था ग्राम ज्योति, अब क्या बोले सौभाग्य। उसमें ये बात तो सब यही है कि सबको मीटर कनेक्शन देंगे वगैरह। अभी जो सौभाग्य है उसमें क्या नई बात है, सपोज रिलायंस या टोरेंट पावर ने ये गरीब आदमी के घर में मीटर इंस्टॉल करना था जिसका कॉस्ट था 100 रुपये, क्योंकि आपने किसी आदमी को भेजना होगा, वो सब स्क्रू ड्राइवर से फिट करेगा, लाइन बिछाएगा, 100 रुपये का उसका कॉस्ट है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि देखो 100 रुपये इज द कॉस्ट टू इंस्टॉल द मीटर, ओके, उसमें 75 to 90 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रिलायंस या टोरेंट पावर को देगी कि ये पैसा तुम जाके मीटर इंस्टॉल करो। आपके फिर भी पैसा तो कम ही पड़ेगा ना, 10 से 25 रुपए तो अभी भी कम पड़े, हाँ तो वो रिलायंस या टोरेंट ने बैंक एनबीएफसी से लोन ले लेने करके इधर मीटर इंस्टॉल करना है, उधर तक की योजना है, बाकी आपको बिल भरना पड़ेगा। सो दैट इज द स्कीम कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। बेसिकली दे विल गिव यू फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, आप वर्ड पे वर्क करें, कनेक्शन फ्री है, बिजली फ्री नहीं है। इट इज जस्ट लाइक आप जानते हैं डायबिटीज को नापने के लिए ऐसा सब नया मशीन आता है, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर या जो भी उसका नाम है ना, यूजुअली इट इज वेरी चीप, लाइक सपोज 1000 रुपये या 500 रुपये ऐसा, आपको तो बहुत सस्ता है, पर उनकी असल कमाई किसमें होती है, उसका आपको रिफिल का किट भरना पड़ता है, उधर से उनकी सही कमाई होती है। इट इज जस्ट लाइक ये जो मॉस्किटो के वो आते हैं
मशीन उसमें भी यही है कि वो मशीन सस्ता है पर रिफिल बनने जाओ तो वो महंगा है। इट इज जस्ट लाइक दैट। एनीवेज, तो अब तक हमने 3 योजना देखी। एक थी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, और उसके बाद आई सौभाग्य योजना, जिसमें आइडिया क्या था, गरीब लोगों को फ्री में कनेक्शन मिले। सिटी एरिया के लिए क्या था, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम आईपीडीएस। तीसरी एक और स्कीम थी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में भी बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, उसके लिए थी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पीएमडी। सो 1, 2 एंड 3 स्कीम। अब गवर्नमेंट ने बोला क्या कि अच्छा ये तीनों को तुम कंबाइन आपसे बोलेंगे रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, आरडीएसएस। तो ये आरडीएसएस क्या है, दीनदयाल ग्राम ज्योति, इंटीग्रेटेड सिटी एरिया का और जम्मू कश्मीर लद्दाख का, ये सबका मिला दिया तो इसको बोलेंगे आरडीएसएस। तब आप कहेंगे कि भाई तो इतना ही था, तो इतना लंबा क्यों पड़ा, तुम यही बोल दो ना एक लाइन में कि गांव का, शहर का और जम्मू कश्मीर लद्दाख का, उसको बोला आरडीएसएस। द प्रॉब्लम इज ये जो लेटेस्ट इंडिया ईयरबुक का, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की, जो 2023 में पब्लिश हुई, दे हैव गिवन देम सेपरेटली। अफ्रीका की ये भी है। कुछ बार क्या होता है कि प्रोफेसर सीधा लिफ्ट करता है। फॉर एग्जांपल होमगार्ड का एक प्रश्न पूछा लास्ट प्रीलिम में, वो सीधा वर्ड बाय वर्ड ऐसे लिफ्ट कर दिया, तो तब वो सोचने नहीं बैठता कि तो पुराना तो बंद हो गया, इसको नहीं पूछना, दे विल सिंपली लिफ्ट करता है, 3 उठा लो, ये योजना पूछो, 3 स्टेटमेंट 2 फॉल्स, पेयर बेस्ड क्वेश्चन करो, चलो। सो देयरफॉर यू नीड टू बी फेमिलियर। ये जब एकदम पुरानी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए इंदिरा आवास योजना है, वो एकदम पुरानी हो गई क्योंकि उसकी जगह अब नई स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो हम उसको थोड़ा लो प्रायोरिटी पे रखें, बट अभी के लिए तो ये सीन है क्योंकि ये सारी स्कीम भी मोदी सरकार ने बनाई। तो अब तक हमने ये एक कॉलम समझ लिया, ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, फिर बाकी के कॉलम भी समझते हैं और क्या क्या है इसमें। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। 3 more minutes. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले टेल मी इन द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं अमृत सुब्रमण्यन, हर्ष विशाल, दिव्या, आशीष, विराट, नवनीत, अनंत दान, 3 जस्ट वी मूव फॉरवर्ड। राहुल गांधी जो बोलते हैं डरो मत, तो डरना नहीं है, ये सब इतनी योजना देख के जितना याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी सी आई हैव टेकन फीस, तो मैं ये तो नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुमको, मजा इसलिए नहीं, वेल वी हैव टू स्टडी, जो कुछ याद रहेगा। कुछ बार ये भी होता है कुछ इजी सवाल याद आता है और अपना नसीब काम कर ले। सो वी हैव टाइम, लेट अस स्टडी दैट, राइट। तो बस चिंता नहीं करें, जितना याद रहे, बड़ी बड़ी स्कीम तो याद रही जाएगी, दीनदयाल, सौभाग्य वगैरह वगैरह। कंज्यूमर राइट्स के बारे में हमने पिलर 4B में सब देखा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। तकलीफ, इलेक्ट्रिसिटी का कोई ऐसा प्रोटेक्शन है कि नहीं। देखिए अगर आपको एयरटेल में मजा नहीं आ रहा है तब जियो में शिफ्ट कर सकते हैं, आपका नंबर सेम रहेगा, उसको बोलते हैं मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। पर इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको बताया कि टोरेंट पावर अहमदाबाद में बिजली सप्लाई करता है, तो मुझे अगर मजा नहीं आया तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं रिलायंस का लाइन खींच लूंगा, अभी तो ऐसा अब कुछ कानून में अलाउ करने की बात है, बट देयर इज नो रिलायंस एट प्रेजेंट। दैट मीन्स एक प्रकार से ये तो मोनोपोली ही है, एक एक सिटी में एक एक बिजली कंपनी की। इसलिए पावर मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनकी रिस्पांसिबिलिटी होगी, पहला 24 घंटे बिजली दो, दूसरा जो भी कंप्लेन है उसका टाइम पे रेजिस्टर या शिकायत निवारण करो, नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी या उस कस्टमर का जो लॉस हुआ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने भरना होगा, वगैरह वगैरह। सो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स। किसने बनाया, पावर मिनिस्ट्री ने। कैसे बनाया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लिखा है। दूसरा उन्होंने अभी 2023 में रिफॉर्म लिया, टाइम ऑफ द डे टैरिफ। मतलब मान लीजिए हाउस होल्ड के लिए रेट बनाया जाए कि 10 रुपये पर यूनिट, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रेट। तो फिर जब दिन में सनी डे टाइम है तो आप जानते हैं कुछ लोग ऑफिस में गए, सब लोग तो घर पे है नहीं, तो इतनी बिजली यूज नहीं हो रही है, तो कोई बिजली कंपनी को बहुत ज्यादा लोड या स्ट्रेस आ गया, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए सनी डे टाइम में 20% लेस उसका प्राइस होना चाहिए कंपेयर टू नॉर्मल रेट। और जो पीक आवर्स होते हैं कि मान लीजिए शाम को सब घर वाले आ गए, सब लोग टीवी पे या जो भी अपना वेब सीरीज देख रहे हैं बैठ के,
तो पीक आवर्स तब बिजली कंपनी को स्ट्रेस आ जाएगा, बिकॉज़ सब लोग एक साथ एसी भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, लाइट्स भी चल रहे हैं, तो पीक आवर में जो भी नॉर्मल रेट है उसका 1.10 टू 1.20 वगैरह ऐसा थोड़ा ज़्यादा भी वो मांग सकते हैं, बट देयर विल बी सम लिमिट्स। फिर ऐसा नहीं कि 5 गुना ज़्यादा मांग लेंगे, ऐसे लूट नहीं मचा सकते। तो ऐसे जो रूल्स बने उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ द डे टैरिफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूज़। ये भी पावर मिनिस्ट्री ने बनाया यूजिंग द पावर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो हमने पावर मिनिस्ट्री देखा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों की हेल्प कर दी, उसके लिए क्या था, उदय नाम का बॉन्ड इश्यू किया। गाँव वालों की हेल्प कर दी, उसके लिए क्या था, ग्राम ज्योति दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना था, फिर एक सौभाग्य योजना थी, वो करी। अब आगे बात है एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब बिजली कम यूज़ करनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल ये जो फिलामेंट वाला बल्ब है उसकी जगह आप सीएफएल बल्ब यूज़ करोगे तो कम बिजली खाता है, उससे भी एलईडी बल्ब यूज़ करो तो और कम बिजली खाता है। तो इसे हम क्या कहें, इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी। इसके लिए कुछ स्कीम्स है, एक-एक लाइन में याद रखनी है। पावर मिनिस्ट्री की जो कंपनी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, तो सिटी एरिया में लोगों को सस्ते भाव पे एलईडी बल्ब मिले, सब्सिडाइज्ड एलईडी बल्ब, उसके लिए स्कीम है उजाला स्कीम। फुल फॉर्म याद, उन्नत जीवन फॉर एलईडी बल्ब की स्कीम है। स्ट्रीट लाइट में आप जानते हैं वो क्या होता है, हैलोजन बल्ब, जिसके अंदर क्या केमिकल होता है वो सब आप देख लेना साइंस की बुक में, कुछ क्लोरीन या कुछ तो होता है। बट इट में भी कंज्यूमिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी जगह एलईडी वाले स्ट्रीट लाइट लगा देते हैं। ऐसी भी स्कीम है, उसको स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। तीसरा, गाँव वालों के पास फिलामेंट बल्ब है, तुमको बोला तुम ये फिलामेंट बल्ब लेके आओ, साथ में 10 रुपए की एक नोट भी लेके आना, बस तो एक्सचेंज में हम तुमको एक नया एलईडी बल्ब दे देंगे जो बिजली कम खाएगा। तो ऐसा जो ये एक्सचेंज पॉलिसी है इसको हम कहेंगे ग्राम उजाला प्रोग्राम, विलेजर्स एलईडी बल्ब योजना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की। एक लाइन में ये याद रखना है। ऑलराइट, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके बाद उजाला ग्राम उजाला ये सब हमने देखा। फिर कुछ चीज चलती है पेट स्कीम, परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम। क्या बहुत आसान है, सपोज गवर्नमेंट ये बोले कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सपोज ये अभी 100 मेगावाट बिजली खा रहे हैं, विमल इंडस्ट्री, रिलायंस का टेक्सटाइल का, ये आदित्य बिरला इंडस्ट्री, एंड गवर्नमेंट उनको कोटा या टारगेट दे दे कि अब से बिजली की खपत 10% कम करो, कट योर इलेक्ट्रिसिटी यूजेज बाय 10%, मतलब 100 मेगावाट यूज करते थे, अभी से तुम 90 करो। मान लीजिए मुकेश अंबानी नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी, सोलर विंड पावर कुछ कर लेते हैं और वो अपना कोटा अचीव कर लेते हैं कि अब से मैं कम पोल्यूशन कर रहा हूं, मैं कम बिजली यूज कर रहा हूं, तो उसे शाबाशी मिलेगी, उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। मुकेश अंबानी ने बिजली उपयोग में कटौती कर ली, देन ही विल गेट अ सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, ईसर्ट फॉर रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। सो ही इज अ अचीवर। सामने बिरला टेक्सटाइल ने सपोज अपना कोटा कंप्लीट नहीं किया, तो या तो उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी या गवर्नमेंट कहेगी कि तुम मुकेश अंबानी से उसका ये सर्टिफिकेट खरीद लो, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ईसर्ट। तो इसमें फायदा क्या, मुकेश अंबानी का मोटिवेशन कि भाई मैं तो और पैसा कमा लेता हूं बिजली बचा के, और बिरला पे अभी प्रेशर आ जाएगा कि हां भाई तो मुझे भी सुधर जाना चाहिए था, एंड आई शुड आल्सो कट माय इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो ऐसा ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट होता है। प्रश्न इसका क्या भाव होगा, 10 रुपए होगा, 10 करोड़ क्या भाव होगा? तो जवाब है पावर मिनिस्ट्री के नीचे याद करो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो फ्रिज पे रेटिंग लगाने का सब स्टिकर चिपकाते थे, हमने पिलर 4 बी में देखा था। दैट ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर ऑल दिस, कि ये एक उसका ऑनलाइन पोर्टल बना है पेटनेट, उस पे इसका ट्रेडिंग करेंगे और वो सब काम चलता है। तो ये है परफॉर्म अचीव ट्रेड यानी पेट स्कीम। इसके अंदर शुरुआत में 8 इंडस्ट्री को कोटे दिए थे, थर्मल, एल्यूमीनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, आयरन स्टील, पल्प, टेक्सटाइल, क्लोरल। बाद में कुछ और सेक्टर भी ऐड किए नहीं किए, वो सब असल में ये अलग-अलग फेज में चलता है। जैसे आप जानते हैं वो भारत स्टेज एमिशन नॉर्म है कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 स्टेज, तो ऐसा ये है कि अलग-अलग स्टेज में अलग-अलग इंडस्ट्री होती है। ओरिजिनली कुछ 8 इंडस्ट्री थी। अब एक नई चीज आई, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अब तक तो क्या था कि ये जो भी 8-9 इंडस्ट्री मैंने आपको गिनाया, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करना था। यहाँ पर क्या है कि मैं और आप भी ऐसा कुछ करें कि सपोज कोई किसान कहे कि मैं आपसे पराली नहीं जलाता तो मैंने इतना एयर पोल्यूशन कम कर दिया, या कोई किसान के देखो मैंने वाटर शेड वाला ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर दिया, या फिर मैं तो आपसे रिसाइकलिंग में इतना 25 किलो प्लास्टिक सेव कर लिया, या कि मैंने तो ये पराली से ये सब कोल ब्रिकेट्स बनाए और उससे मैं ये तंदूर में नान पकाता हूँ, तो मैं तो लकड़ी नहीं काटता हूँ, एयर क्वालिटी में इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं तो पेड़ लगा रहा हूँ। ऐसे जो भी आप एनवायरमेंट कंजर्वेशन के काम करें तो उसमें भी आपको सर्टिफिकेट मिले, जिसको कहें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, और उसके ये सर्टिफिकेट। फिर आप इसका क्या करना है, इससे जॉब मिलेगी नहीं, ये सर्टिफिकेट आप बेच सकते हैं अदानी अंबानी वगैरह को। हालांकि इसमें अभी तकलीफ है, दिस इज वॉलंटरी नॉट कंपलसरी, मतलब उसकी मर्जी है, मुकेश अंबानी की इच्छा हो जाएगी हाँ ठीक है ले लेते हैं, बट दैट इज द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। फ्यूचर में हो सकता है इसको कंपलसरी किया जाए, ऐसी कंपनी को कोटे दिए जाए, देन इट विल पिक अप। सो दैट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, कि जहां पर कंपनियों के अलावा वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं। हाँ, तो अभी क्या हुआ, एक तो पैट हुआ जो हमने समझा, बिजली कुछ लार्ज इंडस्ट्री में कम करो। फिर गवर्नमेंट क्या कहती है, पैट अभी बंद करते हैं, उसकी जगह कार्बन क्रेडिट एंड ट्रेडिंग स्कीम सीसीटीएस लाते हैं, जो कि रिप्लेस करे पैट को और ग्रीन हाउस गैस को कम करें वगैरह। और पैरेलल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चलाते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया वॉलंटरी होगा, ये वाटर सेविंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब आप करें। तो ऐसा बहुत कुछ चल रहा है, उसकी मैंने समरी टाइप का बना के आपके हैंडआउट में दिया है, इससे भी बड़ा ही टेबल है, वो आप देखना। और ये कार्बन क्रेडिट एंड ट्रेडिंग स्कीम, उसमें भी ऐसा अपन लीगली कंपलसरी है कि एनर्जी सेव करो और आपको सर्टिफिकेट मिले। और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया वॉलंटरी स्वैच्छिक है, कंपलसरी नहीं। हैंडआउट में सुकून से पढ़ना, उससे जो एमसीक्यू बने, बाकी एनवायरमेंट कोर्स में उसको आराम से पढ़ना, जो पूरी क्रोनोलॉजी या कौन से समिट में क्या क्या बातें हुई थी वो देखना। यहाँ पर एक बेसिक आइडिया है वो आपको मैंने इसलिए दिया, कुछ बार वो क्या करते हैं मिक्स एंड मैच करते हैं, थोड़ा इकोनॉमी थोड़ा एनवायरमेंट वाली स्कीम दोनों कंबाइन करके, अच्छा ये 4 में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सो आई हैव गिवन। ये भी आपका होमवर्क है, हैंडआउट में दिया, पढ़ लेना। इसके बाद भाई एक-एक लाइन की ढेर सारी योजना है, जितना याद रहे ठीक है, नहीं याद रहे तो वो आप खुद पे, आप पे मैं छोड़ता हूँ। सो मेनी थिंग्स आई हैव गिवन। और यहाँ पर देने का एक और भी कारण था, क्योंकि एनवायरमेंट रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, तो क्योंकि आप जानते हैं फॉरेस्ट सर्विस को भी साथ में टेस्ट करते हैं, तो थोड़ा जान के चलना, बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सो इट इज गिवन इन हैंडआउट। अब जो इतना कुछ होगा तो स्वाभाविक है ग्लोबल लेवल के और नेशनल लेवल के मैं भी रैंकिंग दूंगा, मैं भी रिपोर्ट बनाऊंगा। जिसको कुछ नहीं होता वो क्या करता है, यूट्यूब पे मोबाइल लेके फूड ब्लॉगर बन जाता है, और उससे भी कि अब वो जो भी है क्रिकेट फैंटेसी ऐप के ऐप इंस्टॉल आपसे करा या एमएलएम करे। ऐसा ही आजकल है कि जिसका कुछ नहीं चलता वो रिपोर्ट और रैंकिंग देने लगते हैं दूसरों को, तो कोई अंत है नहीं, मैंने कुछ दिए हैं याद है ठीक है, अदरवाइज सेम थिंग भाई। ग्लोबल रिपोर्ट के कितने एमसीक्यू आते हैं, 100 में से 100 आते हैं क्या? और अगर आते भी तो एक दो आते हैं, और वो भी कैसे, सबसे पहले तो हाई प्रोफाइल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो किए जाए, उसके बाद टाइम मिले तो ये सब की बात। एनीवेज, तो वी टॉक्ड अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी, उजाला एलईडी, पेट, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये सब देखा। अब थोड़ा और रिन्यूएबल एनर्जी में आगे चलते हैं। देखिए, सरकार ने ओरिजिनली मोदी सरकार ने टारगेट बनाया था कि हम लोग 2022 तक 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, जिसमें से 100 सोलर से, विंड से 60, बायो पावर से 10 और स्मॉल हाइड्रो मतलब 25 मेगावाट से कम वाला, ये बड़ा-बड़ा सरदार नंबर डैम ऐसा नहीं, उससे छोटे वाले उसमें से 5। सो दिस वाज 175, ये ओरिजिनल टारगेट था। फिर 2021 की 15 अगस्त की 15 अगस्त की स्पीच में मोदी जी ने कहा कि नहीं अब से 2023 तक हम 450 करेंगे। फिर वो सीओपी 26 समिट में गए, नहीं कि अभी 2023 ग्लासगो में समिट है, किधर थी, अब 2023 तक 500 करेंगे। सो दीस आर द टारगेट्स। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई तो लेटेस्ट ही तुम पढ़ा दो ना, 500 है, ये तुम पुराना 175 क्यों पढ़ा रहे हो? उसका कारण ये है कि जो स्टेट सर्विस एग्जाम होती है उसमें वो कई बार अपना क्वेश्चन बैंक अपडेट ही नहीं करते, कि एक बार प्रोफेसर को बोला 15 क्वेश्चन बना के दे दो एनवायरमेंट के, उसमें से मान लीजिए 10 क्वेश्चन उसने आज से 5 साल पहले की स्टेट पीसीएस में पूछा हो, 5 बचाओ, तो वही दिवाली के पटाखे वापस यूज कर लेते हैं। ऐसा होता है, तो ऑफन यू फाइंड दैट ऐसी पुरानी पुरानी चीज जिसका कोई मतलब वजूद ही नहीं, मतलब ही नहीं है। 12th 5 ईयर प्लान बराबर, वो मेरे ख्याल से 2017 में खत्म हो गया था, उसका क्या वजूद है, कुछ नहीं। एंड येट समटाइम्स दे आस्क इट इन द स्टेट सर्विस एग्जाम, और उसका क्या थीम था, एक बात ये सब थीम क्या है, ऐसा भी एक लेटेस्ट स्टेट सर्विस एग्जाम में
So yes, you have to prepare all things if you are preparing for those exam. Otherwise latest वाला याद रखो जो ग्लासगो समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि 500 गीगावाट है, और भी उन्होंने कुल मिला के 5 कमिटमेंट किए थे, उसको हम कहते हैं पंचामृत। अभी यूपीएससी ने एक ईपीएफओ एग्जाम ली थी, उसमें पंचामृत में इसमें से क्या क्या कमिटमेंट है वो सब आपके हैंडआउट में दिया है, वो आप देख लेना। यहाँ पर तो सुपरफिशियली बात होगी बिकॉज वी आर लर्निंग इकोनॉमी। उसके बाद और क्या क्या चीजें हुई वो आप एनवायरमेंट के कोर्स में सुकून से देखना, इंक्लूडिंग ये लेटेस्ट वाली हुई है कहीं समिट उसमें क्या होगा। रिन्यूएबल एनर्जी में ये क्या है, ये सपोज नीचे फार्म है और ये ऊपर सोलर पैनल है। अब इससे बनेगी बिजली, और फिर यहाँ पर जो इरिगेशन पंप सेट है जहाँ पर नॉर्मली हम लोग डीजल यूज करते थे उसकी जगह सोलर इलेक्ट्रिसिटी वाला बिजली चला के हम इरिगेशन करेंगे। तो ये हुआ पीएम कुसुम सोलर पंप सेट। इसके लिए फार्मर को कुछ बैंक लोन मिलेगा, सपोज 30 रुपए, फार्मर अपने पॉकेट से 10 रुपए निकालिए, गवर्नमेंट 30 रुपए, स्टेट गवर्नमेंट 30 रुपए, 100 रुपए का ये प्रोजेक्ट चलेगा। ऐसा ये पीएम कुसुम स्कीम है। तो एक लाइन में याद रखेंगे, सोलर पंप सेट वो करेंगे। सपोज इसमें उसने 1 मेगावाट यूज किया और उसके पास 2 मेगावाट बच गया, तो वो 2 मेगावाट को रीसेल कर सके, ऐसे भी प्रोविजन है जो टोरेंट रिलायंस किसी बिजली कंपनी को वो बेच भी सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ी स्कीम जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, मनमोहन सिंह के जमाने में बनी थी, फिर धीरे धीरे टारगेट बढ़ाया, तो बजट में ये बोला था कि 2030 तक 280 गीगावाट सोलर इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करेंगे। अब याद करो, जो मेक इन इंडिया था वो एक चीज नहीं थी, उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव थे। स्टार्टअप इंडिया भी एक चीज नहीं थी, उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव थे। सिमिलरली ये जो नेशनल सोलर मिशन है वो कोई एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव है। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोलर सिटी योजना के तहत, मतलब ये इनिशिएटिव जो इसका एक सब कंपोनेंट है, उसमें से किसी को 50 लाख देगा एक को कि तुम इससे सोलर वाला पैनल लगाओ। फिर सोलर पैनल आपको घर पे इंस्टॉल कराना है, रिपेयर कराना है, उसके लिए पढ़े लिखे नौजवान चाहिए, तो सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर यूथ ट्रेनिंग। कुछ लोग कहेंगे मैं तो डू इट योरसेल्फ खुद से इंस्टॉल करूंगा, तो उनके लिए अरुण ऐप है, हाउ टू डू सेल्फ इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर पैनल। ये मेरे ख्याल से केरला कोची का एयरपोर्ट है। उसकी खास बात ये है कि ये पूरा सोलर एनर्जी से चलता है। तो इन्होंने क्या किया, इधर देखो ये छोटा छोटा जो दिख रहा है, दीज आर कार्स, यानी कि ये क्या हुआ, ये पार्किंग एरिया हो गया। तो पार्किंग एरिया के रूप में उन्होंने क्या किया, सोलर पैनल लगा दी। अब ये सोलर पैनल लगाने के लिए तो खर्चा है जो भी 1 करोड़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि हम आपको कोचिन एयरपोर्ट को पैसा देंगे, 100 करोड़ में सपोज 20 करोड़ देते हैं। तो ऐसी योजना उसको बोला गया सृष्टि सब्सिडी फॉर सोलर पैनल, एंड इट इज आल्सो सब कंपोनेंट ऑफ दिस नेशनल सोलर मिशन। अब प्रश्न ये 20 करोड़ किधर से आए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री सोलर बॉन्ड इशू की। अब इधर आप तुक्का लगा, टैक्स फ्री सोलर बॉन्ड मतलब ये किस टैक्स की बात करें, कि जीएसटी की बात करें जब नहीं। अब समझो बॉन्ड पे 2 चीज लगती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है आपकी कमाई है, इस पर लगेगा इनकम टैक्स, अगर आप वो टैक्सेबल स्लैब के अंदर आते हैं। तो जब गवर्नमेंट के टैक्स फ्री बॉन्ड है वो क्या बोलना चाहता है कि इनकम टैक्स नहीं लगेगा आप पे, नो इनकम टैक्स, ताकि इन्वेस्टर को मजा आ जाए कि इसमें मतलब सपोज 7% इंटरेस्ट है तो 7% पूरा मेरा, इसमें कोई मेरा इनकम टैक्स नहीं कटने वाला। तो वो दे दनादन इन्वेस्ट करेंगे और ऐसे टैक्स फ्री सोलर पैनल से यूनियन को पैसा है और उसमें से ये सोलर पैनल खरीदने की सब्सिडी है। लेकिन इसमें एक तकलीफ है कि ये तो भाई कोचिन एयरपोर्ट के मालिकों की मर्जी हो गई ना कि इनको लगाना है कि नहीं लगाना है। इट इज नॉट कंपलसरी। तो इसको कंपलसरी कैसे कि भाई तुमको जबरदस्ती लगानी होगा, इफ यू हैव अ पब्लिक बिल्डिंग लाइक रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी, तो कौन ऐसा कंपलसरी करे। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्डिंग के बायलॉज बनाने होते हैं, जिसमें सब रूल्स रेगुलेशन कि ये इतने माले का बिल्डिंग हो सकता है, इसमें ये डिजास्टर मैनेजमेंट का होना चाहिए, इसमें ये फिजिकल हैंडिकैप पर्सन का ऐसा होना चाहिए। सो स्टेट गवर्नमेंट विल इनेक्ट द बायलॉज फॉर कंपलसरी इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल, ये जबरदस्ती तुमको लगानी होगा। तो ये सब कुछ हिस्सा है नेशनल सोलर मिशन का। मान लीजिए कोचिन एयरपोर्ट ने ऐसा करके 10 मेगावाट बिजली सोलर से बनाई, जिसमें से 7 उन्होंने खुद में यूज किया, तो अभी 3 एक्स्ट्रा बच गया, उसका क्या। तो 3 एक्स्ट्रा वो रिलायंस पावर ये सबको रीसेल कर देंगे। प्रश्न अपन व्हाट इफ रिलायंस और टोरेंट नहीं, हमको नहीं लेनी है सोलर पैनल का बिजली, हमको पाप लग जाएगा, इससे इंफेक्शन हो जाता है, हमको तो कोल वाला ही चाहिए। नो, देयर इज कोटा सिस्टम जो मैंने आपको आगे बताया, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, कि बिजली कंपनियों ने अनिवार्य रूप से कोटा के हिसाब से कुछ तो बिजली सोलर वाली खरीदनी ही होगी। तो कितना कोटा है मैंने आपको आगे बताया। प्रेजेंटली 2022 में 21% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दे हैव टू बाय फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, और उसमें आधा मतलब इसका कितना होगा जो भी 10.5 सोलर का होगा और बाकी 10.5 नॉन सोलर मतलब विंड और बायोमास वगैरह से बना हो। एक और चीज, ये जो कोचिन एयरपोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा बिजली रिलायंस या टोरेंट को रीसेल कर दी, उस कांसेप्ट को आप क्या बोलोगे। उसको कहते हैं नेट मीटरिंग, व्हेन यू सेल योर सरप्लस सोलर इलेक्ट्रिसिटी टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। फिर क्या है, फिर ये सब लोगों ने कहा कि मैं भी रैंकिंग दूंगी, मैं भी रैंकिंग दूंगा, लेकिन नहीं अब तो मैं भी रैंकिंग दूंगी। तो कोई अंत ही नहीं है इसका, वो सब हैंडआउट में दिया रैंकिंग वगैरह रिपोर्ट वगैरह, जितना याद है ठीक है, नहीं याद है तो आगे बढ़ो। अब हम आगे बात करते हैं सोलर एनर्जी, मतलब आपने थीम देख लिया कि वी वांट टू फाइट ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन। तो थोड़ी उसमें और आगे बात करते हैं कि जो पेट्रोल डीजल है उसमें क्यों ना कुछ बायो इथेनॉल ब्लेंड किया जाए। उससे आप क्या, बायो इथेनॉल क्या होता है कि सपोज शुगर केन, राइस, कॉर्न, ये सब की मदद से उसका फर्मेंटेशन वगैरह करा के आप बायो इथेनॉल बनाते हैं। और फिर जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल हो उसके अंदर पेट्रोल में E10 मतलब 10% बायो इथेनॉल ब्लेंड करो, फिर बोले E20 मतलब 20% ब्लेंड करो, फिर बोले 100 मतलब कि पेट्रोल यूज ही मत करो, सीधा ये बायो इथेनॉल अपनी टंकी में डाल दो, समडे दैट विल हैपन। इसके वास्ते एक राकेश सरवाल कमेटी बनी थी, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कि भाई ये सब बराबर है, लेकिन ये जो राइस है, ये जो शुगर केन है, आप जानते हैं वो तो बहुत सारा पानी खाता है। अब उससे आपने बायो इथेनॉल बनाया तो आपने एयर पॉल्यूशन शायद कम कर दिया, अपन ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर दिया, सो नॉर्मली वी शुड नॉट यूज इट। तो उसको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सरकार की कभी ऐसी पॉलिसी, कभी ऐसी पॉलिसी, वो सब चलते रहता है, वो एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स में आप देखना। क्या ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है इसको एनकरेज करेंगे, टैक्स माफी देंगे, सब्सिडी देंगे, मैन पावर ट्रेनिंग, रिसर्च डेवलपमेंट, अवेयरनेस फैलाएंगे, ये सब बातें चलती है। नेचुरल गैस, वैसे तो एलपीजी सिलेंडर वगैरह प्रोसेस करके घर पे आता है, पर बड़े बड़े शहरों में सिलेंडर सिस्टम से अलग होकर आजकल क्या चल रहा है, पाइप से सब भेजा जाए। तो वो होता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए अदानी को दिया, और फिर उसके 2 प्रकार के पाइप चलेंगे, एक जाएगा सीएनजी स्टेशन पे रिक्शा वगैरह में भरने के लिए, और दूसरा पीएनजी मतलब आपके घर पे कुकिंग पर्पस के लिए आएगा। तो इसके अंदर भी बायोगैस, बायोगैस आप जानते हैं गोबर वगैरह से, बायोमास वगैरह का फर्मेंटेशन या जो भी डिकम्पोजिशन करके बनाया जाए, तो वो वाली चीज इसमें 1%, 2%, 7% मिक्स करनी चाहिए, ऐसा कंसेप्ट उसको कहते हैं बायोगैस ब्लेंडिंग। उसके लिए भी पावर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कुछ रूल्स बनाए, कौन सी तारीख को कितना होगा, आपके हैंडआउट में दिया, पढ़ के खत्म करो। सो दैट इज बायोगैस ब्लेंडिंग। फिर बात चलती है ग्रीन हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन बनता कैसे, उसकी फॉर्मूला कुछ ऐसी है, मीथेन यानी CH4, उसमें स्टीम मतलब पानी की भाप, उसको डालो तो H2 हो गया। तो ये दोनों को आप मिक्स करोगे, मीथेन विद स्टीम वाला H2O, तो उससे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और बनता है 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हाइड्रोजन बनता है, इससे आप कार चला सकते हो। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग SMR। आपका ये तो बराबर है, पर ये जो स्टीम तुमने बनाई मतलब पानी की भाप, तो इसको हीट किया होगा पानी को, हाँ तो कैसे हीट किया, उसका पावर किधर से लाए। तो सपोज आपने डीजल, कोयला, ऐसा कोई फॉसिल फ्यूल जला के ये सब प्रोसेस किया है, तो जो हाइड्रोजन बना उसको हम बोलेंगे ये तो ग्रे हाइड्रोजन है। मतलब ये पॉजिटिव भी बात है कि क्लीन एनर्जी है, अपन थोड़ा नेगेटिव भी हुआ ना, तो प्योर व्हाइट नहीं बोल सकते, प्योर ब्लैक नहीं बोल सकते, ग्रे कलर तो हाइड्रोजन का जो होगा वही होगा, ये तो कंसेप्ट के रूप में बात है। तो ग्रे हाइड्रोजन इज व्हेन यू यूज फॉसिल फ्यूल टू क्रिएट हाइड्रोजन। कुछ बार ये होगा कि अच्छा ठीक है हमने ये कोल या डीजल जला के ये सब प्रोसेस करके हाइड्रोजन बनाया है, लेकिन इसमें ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना था
इसको हमने कार्बन कैप्चर स्टोरेज कोई मेथड से सब स्टोर कर दिया, जमीन में गाड़ दिया, कुछ कर दिया, तो फिर हम कहेंगे अच्छा तो फिर तुम्हारा ये जो हाइड्रोजन है इसको हम कहेंगे ब्लू हाइड्रोजन, वो थोड़ा मतलब कम पॉल्यूटिंग है ऐसा मानिए, क्योंकि तुमने कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह एब्जॉर्ब कर लिया, सो दैट इज गुड। तीसरा कि हम ऐसा कुछ डीजल या कोल यूज नहीं करेंगे, हम तो विंड इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कुछ यूज करेंगे, उसकी मदद से वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो H2O क्या इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होगा, ऑक्सीजन बने, हाइड्रोजन बने, और ये हाइड्रोजन को हम गाड़ी चलाएं या जो भी स्टील फर्टिलाइजर प्लांट में यूज करें, तो ऐसा जो हाइड्रोजन बना जो कि क्लीन एनर्जी से बना है, कि विंड एनर्जी से या सोलर एनर्जी से हमने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, हाइड्रोजन बना, तो उसे हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन तो तीन प्रकार के, ग्रे हुआ, ब्लू हुआ और ग्रीन हुआ। अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लेकर आई नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। मतलब लगाओ तो कि इसमें क्या सब टैक्स में माफी, सब्सिडी देंगे, रिसर्च डेवलपमेंट, मैन पावर ट्रेनिंग वगैरह वगैरह। जानने लायक इसके दो कंपोनेंट है, एक है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सब टॉपिक साइट प्रोग्राम। ये जो मशीन है इलेक्ट्रोलाइजर मशीन, जिसमें H2O डालोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, सोलर विंड वाली, और O2 और H2 अलग होता है। इस इलेक्ट्रोलाइजर मशीन को बनाने के लिए जो भी कंपनियां काम करें उनको सब्सिडी दी जाएगी। इट इज कॉल्ड साइट प्रोग्राम व्हिच इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। दूसरा, ये सब ऐसा जो भी प्लांट बनाना है, ग्रीन हाइड्रोजन का पूरा प्रोजेक्ट करना है बड़े स्केल पे, मान लीजिए 100 करोड़ चाहिए, अदानी के मैं 50 देता हूँ, स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के मैं 50 देता हूँ, तो ये हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसा जो पार्टनरशिप होगा उसको क्या कहेंगे, पार्टनर हटा दो तो बचा शिप, तो शिप पार्टनरशिप। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का सब कंपोनेंट शिप पार्टनरशिप में क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइजर एंड हाइड्रोजन स्टोरेज की जो भी इंस्टॉलेशन करनी है। उसके आगे और भी चीज आती है, एटॉमिक एनर्जी, तो क्या वो साइंस टेक में आप ज्यादा समझ लेना, खासकर फूड इरेडिएशन क्या होता है, ऑनियन आप रखोगे बिगड़ जाएंगे, उसमें से गामा या बीटा जो रेडिएशन निकलता है लंबा चलता है, वो सब चीजें कुछ है, आप देख लेना। तो हमने एनर्जी के नाम पे बिजली तो काफी जला ली, उसको सेव भी कर लिया, पेट्रोल डीजल भी थोड़ा क्लीन करने की कोशिश कर ली। अभी माइनिंग, कोल, रिन्यूएबल एनर्जी देखा, अब थोड़ी बात कर लेते हैं गैस की। तो गैस में पहल सब्सिडी, पीएम उज्ज्वला और कुछ मिसलेनियस, थोड़ी चीज समझते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। देखिए, एक जमाने में मतलब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम पे एलपीजी सिलेंडर दो प्रकार के हुआ करते थे। एक बड़े साइज के ब्लू सिलेंडर कमर्शियल यूज, कि जो भी होटल रेस्टोरेंट में उसको पकाने के लिए चाहिए, मान लीजिए उसका भाव 850, गवर्नमेंट उसको कोई सब्सिडी नहीं देती थी, बाजार भाव पे वो मार्केट सप्लाई डिमांड रूल के हिसाब से भाव चलता। लेकिन जो हाउस होल्ड या फैमिलीज को यूज करना था, वो जैसे रेड कलर के सिलेंडर, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी कि देखो ये सिलेंडर भी एचपी गैस का है कि मैं 850 बेचना चाहता हूँ, गवर्नमेंट उसको नहीं, हम तुमको पैसा देते हैं जो भी 350 सब्सिडी ले लो, एंड प्लीज सेल इट फॉर 500 रुपीज, ऐसा करके आपको मतलब हाउस होल्ड को 500 रुपए में वही सिलेंडर जो 850 का है वो 500 में मिलता था। आपका ये तो बेस्ट है, पर इसमें तकलीफ थी, क्योंकि आप एचपी गैस से तो खुद सिलेंडर लेने नहीं जाते ना, आप तो लोकल एजेंसी के पास जाते हैं, और वो जो एजेंसी का मालिक होता है वो यूजुअली बदमाशी करेगा, क्योंकि उसको ये सिलेंडर मिला है 500 में, वो होटल रेस्टोरेंट वालों को दे देगा कि देखो ब्लू कलर का तो 850 का है और 3 सिलेंडर तो है अपन, अभी ये जो भी दिवाली क्रिसमस कुछ आ रहा है, आपके होटल में कस्टमर ज्यादा है, आपको ज्यादा सिलेंडर चाहिए, मैं आपको देता हूँ रेड वाला 750 में। तो स्वाभाविक है होटल मालिक का तो दिल आ जाएगा, क्योंकि उसको तो ब्लू वाला 850 मिलता था, रेड वाला 750 सस्ता है तो ले लेगा। और एजेंसी वाला उसको 750 में क्यों देगा, क्योंकि आप जो हाउस होल्ड आपको देगा तो 500 मिलेगा, तो एजेंसी को मजा नहीं आएगा। तो इस कारण से बहुत सारा डाइवर्जन हो जाता था और मार्केट में हमेशा सिलेंडर की शॉर्टेज रहती थी। फिर आप यानी जो फैमिली है, हाउस होल्ड है, उसी ने जबरदस्ती यही होटल से या कहीं से ब्लैक में एक्स्ट्रा पैसा देके 700 रुपए देके 750 देके वही सिलेंडर जो आपके हक का था वो 500 की जगह 750 में लेना पड़े। तो कालाबाजारी बहुत होती थी, दिस वाज द प्रॉब्लम इन एलपीजी सब्सिडी। तो फिर धीरे धीरे मोदी सरकार लेकर आई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी पहल सब्सिडी स्कीम। उसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट इस गैस कंपनी को सब्सिडी नहीं देगी, गैस कंपनी को बोला तुम मार्केट भाव में बेचो, इसको 850 में बेचो, चाहे हाउस होल्ड को बेच रहे हो या चाहे होटल वाले को बेच रहे हो। तो अपने आप समझो, एजेंसी के लिए तो कोई मौका बचा ही नहीं कि वो इधर का उधर करे, इसकी टोपी सेम प्राइस पे मिलते हैं सिलेंडर। एंड देन गवर्नमेंट कहेगी कि देखो डियर हाउस होल्ड, जो भी आप हैं नागरिक, हम आपको ये जो भी सपोज 850 का सिलेंडर है, मैं आपको आपके बैंक खाते में 290 जमा करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको सस्ते में मिल गया। पर कुछ ऐसा है कि 900 रुपए का सिलेंडर, उस पर सरकार ने बोला 300 रुपए सब्सिडी सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाएगी, तो आपको करीब 600 में मिले। आपको मतलब आपको स्पेसिफिकली नहीं, आजकल गवर्नमेंट क्या करे, पहले सबको मिलती थी, फिर धीरे धीरे कोरोना में सस्पेंड कर दिया, किसी को नहीं मिली। फिर आजकल क्या करते हैं कि एकदम जो गरीब लोग हैं उनके खाते में ट्रांसफर होता है, बाकी सब में या तो टाइम पे नहीं होता या नहीं होता वगैरह वगैरह चलता है, खुल के नहीं बोल रहे हैं कि क्या प्रेजेंट सिचुएशन है सबके लिए। तो ये जो सब्सिडी मैंने आपको बताई कि जहां गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में जो भी 200-300 रुपए ट्रांसफर करती थी, जिसका नाम था पहल सब्सिडी, कोरोना के दौरान इसको सस्पेंड कर दिया। फिर ऐसा है कि 2022-23 में धीरे धीरे जो गरीब लोग हैं उनके खाते में सरकार जमा करती, बाकी सबके खाते में या तो टाइम पे जमा नहीं करती या करती नहीं। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ऐसा एडमिट नहीं किया कि ये स्कीम हमने बंद कर दी, ये चालू है, बट मोस्टली दे गिव इट टू द पुअर पीपल ओनली। तो ये एक हमने चीज समझी है, क्या सिलेंडर खरीदोगे रफली नंबर की 900 का सिलेंडर था, 300 सब्सिडी, पहल सब्सिडी, एंड सो यू गेट इट फॉर सपोज 600। फिर सरकार एक और योजना लेकर आई, उसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये कुछ ऐसा है, देखिए आपको एलपीजी कनेक्शन लेना है, मिडिल क्लास फैमिली है, तो जैसे लाइब्रेरी में आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी पड़ती है कि मैं किताब फाड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा एलपीजी एजेंसी आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगेगी, सपोज 1000। फिर सिलेंडर का आपने रबर ट्यूब, प्रेशर रेगुलेटर खरीदना होगा, उसका पैसा जो भी 500। फिर आपने स्टव या हॉटप्लेट खरीदनी होगी, उसका पैसा जो भी 3000। और फिर आपने सिलेंडर खरीदना है, वो तो खरीदना, उसका जो भी 900, जिसमें मान लीजिए आपको सब्सिडी मिलती है जो कि आजकल टाइम पे नहीं मिलती। सो दैट इज द सिस्टम फॉर मिडिल क्लास फैमिली। फिर सरकार ने करना ये तो बराबर है, पर जो गरीब परिवार है उनके लिए हम ये करते हैं, स्कीम निकालते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उसमें ये होगा रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई नहीं, रबर ट्यूब और प्रेशर रेगुलेटर वो फ्री में दे देंगे, स्टव या हॉटप्लेट वो भी फ्री में दे, नहीं वो फ्री में नहीं देंगे, उसका पैसा लगेगा, और सिलेंडर हाँ वो देंगे पर उसमें सब्सिडी मिलेगी, सपोज 900 का है उसमें 300 सब्सिडी। तो ये जो स्कीम आई उसको कहा गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0। बेनिफिशियरी की लंबी लिस्ट है, अलग अलग प्रकार के गरीब लोग, कुल मिला के याद रखना है कि गरीब महिलाओं के लिए है, फैमिली में जो महिला होगी उसके नाम पे कनेक्शन बनता है। शी डज नॉट हैव टू पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट, शी डज नॉट हैव टू पे फॉर रबर ट्यूब और प्रेशर रेगुलेटर, स्टव का पैसा लगता है, सिलेंडर का पैसा लगता है। फिर आया उज्ज्वला 2.0, ये कोरोना है उसके बाद, उसमें ये बोला कि ये जो स्टव है ये भी फ्री, स्टव भी फ्री, और जो सिलेंडर है तो उसमें पहला सिलेंडर फ्री, बाद वाले सिलेंडर में आपको पैसा देना है, पर उसमें सब्सिडी 900 का 300 सब्सिडी वगैरह। सो दैट इज 2.0। तो ये एलपीजी सिलेंडर है, इट इज अ रियली बिग हेडेक, क्योंकि आप जहां पर भी जाओ नई एजेंसी से आपको नया वो अकाउंट बनाना पड़ता है, और वो एजेंसी वाला वो चाहे कंपनी वाला होता है कि तुम एड्रेस प्रूफ लेके आओ, हमारे शहर का राशन कार्ड लेके आओ। अभी जो गरीब मजदूर है, मान लीजिए वो रेंट के मकान पे रहता हो, एड्रेस प्रूफ बेचारे का होने, वो मकान मालिक से मांगे, मकान मालिक ने मैं तुझे कागज पे लिख के दूंगा, तू मेरा ही मकान हड़प कर ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। एंड वक्त तू बेचारा घूमता रहे, ही विल नेवर गेट द एलपीजी सिलेंडर, इलीगली उसने ब्लैक मार्केट में महंगे प्राइस पे खरीदना पड़े, उसको सब्सिडी भी नहीं मिले क्योंकि लीगली उसने लिया है, उसके पास पेपर नहीं था।
तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में अब से ये करेंगे, जैसे जो भी गरीब माइग्रेंट है, उसने कोई राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ ऐसा कुछ भी गैस एजेंसी को देना नहीं है, वो कागज पे खुद ही डिक्लेयर करके लिख दे कि हाँ भाई मैं इधर रहता हूँ, खत्म, सेल्फ डिक्लेरेशन, एंड देन ही विल गेट द एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन, फिर वो देना खरीदता रहे, सब्सिडी मिलती रहे, दैट इज द थिंग। सो दैट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। केरोसिन सब्सिडी, एक जमाने में केरोसिन के यूज थे, ये सब लालटेन जलाने में और कुकिंग करने के लिए जो प्राइमस स्टोव आते थे, तो राजीव गांधी इंदिरा गांधी के टाइम पे वो इस पे सब्सिडी देते थे और ऐसे सस्ते केरोसिन आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के शॉप्स राशन की दुकानों पे मिलते थे। अब जो मोदी सरकार है उनका क्या कहना है, देखो लाइट के लिए तुमको केरोसिन क्यों चाहिए जबकि हमने तो सबको बिजली दे दी अंडर सौभाग्य स्कीम, तुमको प्राइमस स्टोव जलाने के लिए केरोसिन क्यों चाहिए जबकि हमने तो गरीबों को पीएम उज्ज्वला स्कीम में एलपीजी कनेक्शन दिलवा दिए विदाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट, पहला सिलेंडर भी फ्री है, स्टोव भी फ्री है 2.0 स्कीम में। तो इसलिए मोदी सरकार ने जो केरोसिन राशन की दुकानों पे बिकता था उसकी सब्सिडी स्टॉप कर दी है। तो अभी केरोसिन बिकता है पर वो सस्ते भाव में, उसका जो मार्केट रेट चलता है उस भाव पे मिलता है। हालांकि कुछ स्टेट में अभी भी जारी है क्योंकि शायद वहां पर 100% ये बाकी स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हुई है, सो सम ऑफ द स्टेट्स अलग, बट ऑन पेपर सरकार ये बोलती है कि अब हम इसको नहीं देते, तो केरोसिन सब्सिडी स्टॉप। उसके बाद का मुद्दा नेचुरल गैस के प्राइस का क्या सीन है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन लेट अस सी दिस। आगे बहुत नहीं है, 15 मिनट ही पढ़ना, डोंट वरी, बट लेट अस टेक अ ब्रेक एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। Three more minutes. ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, 2% वोट करें। नंद, विशाल, अमित, बीनू, त्रिभुवन, नवनीत, प्रशिल, विराट, अनंत, दान, वी मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग गैस और केरोसिन की बात कर रहे थे। देशी नेचुरल गैस प्राइस ओएनजीसी भी बेचती होगी, अदानी भी बेचता होगा। अदानी जो बेचेगा वो फॉर्मूला के आधार पे कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है उसकी ये रेंज है, उसके हिसाब से आप खरीदना। मान लीजिए ही सेलिंग इट फॉर 15 रुपीज, लेकिन ओएनजीसी जो पब्लिक सेक्टर या सरकारी कंपनी है तो वो फॉर्मूला के हिसाब से नहीं बेचेगी, गवर्नमेंट डिसाइडेड द प्राइस, कौन से प्राइस पे ओएनजीसी गैस बेचेगी, और वो बेचेगी समझो 20 रुपए में। आपका ये तो हाई है, अदानी से महंगा क्यों बेच रहा है, डेलिबरेटली। सरकार को अपनी सरकारी कंपनियों से वो गैस बेचता है महंगे में, क्योंकि सरकार को गवर्नमेंट स्कीम चलाने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। सो गवर्नमेंट ओन कंपनीज आर सेलिंग द गैस एट एन एक्सपेंसिव प्राइस टू पे फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स। आपके तो फिर तो मेरा दिल आ गया अदानी पे कि वो सस्ते में गैस बेचता है तो मैं तो उसी से खरीदूंगा। तो भाई आप खरीद नहीं सकते, बिकॉज 83% गैस प्रोडक्शन है, उसके जो भी माइंस होंगे, रिजर्व होंगे, कृष्णा गोदावरी एक्स वाई जेड, वो तो सरकारी कंपनियों के पास ही वो सारे माइनिंग राइट्स हैं। तो आप कहें कि अगर सरकारी कंपनियां गैस महंगा बेचती है, अदानी 15 में बेचता हो, ओएनजीसी 20 में, तो लोग ओएनजीसी से क्यों खरीदेंगे? बिकॉज अदानी के पास तो उतनी माइंस है ही नहीं, तो वो पूरे भारत को सप्लाई नहीं कर सकता, पूरे भारत को ओएनजीसी सप्लाई करता है 83%। तो इसलिए गवर्नमेंट ही मतलब महंगा महंगा गैस बेच रही है आपको टू पे फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स। अभी सरकार ने एक किरीट परीख कमेटी बनाई कि हाउ टू रिफॉर्म दिस सिस्टम। तो अब तक क्या था, अदानियां प्राइवेट सेक्टर गैस कंपनियां तो फॉर्मूला के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से प्राइस डिसाइड करती थी, तो वो तो अभी भी कंटिन्यू है, क्या वो फॉर्मूला से कर। सरकारी कंपनी जैसे ओएनजीसी वो अपना गैस प्राइस डिसाइड करती थी गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट डिसाइडेड उनको क्या चाहिए, 20 25 चाहिए, कितना स्कीम चलाने के पैसा चाहिए। किरीट परीख ने कहा कि नहीं ये सब गलत हो रहा है, अब से गवर्नमेंट कंपनियों ने भी उसी फॉर्मूला से गैस बेचना चाहिए जिस प्राइस फॉर्मूला से अदानी और प्राइवेट सेक्टर कंपनियां काम करती है। प्रश्न अपन ये जो प्राइस है वो कैसे तय होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला? तो फॉर्मूला ऐसा है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या भाव चल रहा है उस हिसाब से उसको लिंक करो, और फिर उसने कुछ रेंज बनाई है कि मिनिमम $4 से सस्ता नहीं और $650 से ज्यादा नहीं, उस रेंज के अंदर आप गैस को बेचो। तो इससे क्या फायदा होगा, अफोर्डेबल गैस ज्यादा लोग यूज करें, इट विल हेल्प वगैरह वगैरह।
गोवर्धन स्कीम और ऐसी बहुत सारी और भी स्कीम है, वो तो आप कॉमन सेंस और वो हैंडआउट में दिया ऊपर पढ़ के खत्म कर दो, नथिंग रॉकेट साइंस इन इट। गैस में और भी छोटी छोटी बहुत स्कीम है, गोवर्धन, यूनिफाइड गोवर्धन, सतत इनिशिएटिव, फ्लेक्स इंजन, यूनिफाइड गैस प्राइस, वो हैंडआउट में दिया, आप देख लेना। तो बिजली खत्म, अभी हम समझते हैं बीपा साहब बिजली पानी सड़क, तो पानी पे चलते हैं। देखिए पानी के अंदर ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, वो सब हम लोग पिलर 4 एग्रीकल्चर में पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है स्वच्छ भारत मिशन। ओरिजिनली कांग्रेस सरकार में था निर्मल भारत अभियान, फिर मोदी सरकार आने पे बोला स्वच्छ भारत मिशन 2014 से चालू हुआ। यूनियन भी पैसा देगा, स्टेट भी पैसा देगा, क्या करेंगे, टॉयलेट्स बनाए जाएंगे और बाकी भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह पूरी काम होगी। इसको कौन देखता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री। उसके नीचे 2 डिपार्टमेंट है, मतलब डिपार्टमेंट नहीं, उसके नीचे जो काम होगा वो 2 एरिया में होगा, एक रूरल एरिया में और एक अर्बन एरिया में। रूरल एरिया के अंदर ये जल शक्ति का एक डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन काम देखेगा। अर्बन एरिया के अंदर मोहुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स स्वच्छ भारत मिशन का काम देखेगी। इसमें टारगेट क्या था, ओपन एप्लीकेशन फ्री, खुले में सब शौच में नहीं जाए, टॉयलेट्स बनाओ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन यानी आईईसी करो, वगैरह वगैरह, हैंडआउट में सब दिया। रिसर्च डेवलपमेंट करो, ऐसे टॉयलेट डेवलप करो जिसमें पानी कम यूज होता हो, एनारोबिक बैक्टीरिया से डिकम्पोजिशन होता हो, वगैरह वगैरह। स्वच्छ भारत मिशन वो जो काम होगा तो उसके प्रोटोकॉल होते हैं, कार्य पद्धति, कि सपोज प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो उसको रिसीव करने के लिए स्टेट के गवर्नर ने जाना चाहिए, फिर वो किसी डिस्ट्रिक्ट में गए तो डिस्ट्रिक्ट आईएएस ऑफिसर ने जाना चाहिए, वो जाएगा तो उसने वो बंद गले का काला ड्रेस पहनना चाहिए। तो ये सब क्या प्रोटोकॉल, एक पर्टिकुलर सिस्टम से काम होता है। उसी तरह ये जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके अलग अलग स्टेज और सिस्टम होते हैं। पहला स्टेज था ओडीएफ प्लस, ओपन डेफिकेशन फ्री, कोई खुले में शौच में नहीं जाए, और जितने पब्लिक टॉयलेट हमने बनाए उसका सब क्लीनिंग और मेंटेनेंस हो। फिर वो काम हो गया, फिर सेकंड स्टेज में गए ओडीएफ प्लस प्लस प्रोटोकॉल, कि जो अभी तक किया वो तो करते रहो, पर साथ ही साथ ये जो भी कूड़ा कीचड़ है उसको सीधा ही नदी तालाब में नहीं बहा देना है, उसका पहले प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। फिर तीसरा स्टेटस की वाटर प्लस, कि उसमें वेस्ट वाटर है वो टेक्सटाइल वगैरह मिल से जा रहा है, उसको भी क्लीन करने के बाद ही नदी में छोड़ना है। क्या उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कौन से प्रोटोकॉल है, तो प्रश्न तो बताया क्यों, क्योंकि लोकसभा में कुछ डिबेट हो, सरकार उसका जवाब दे जो पीआईबी पे, और फिर करंट अफेयर्स पीडी पागल हो जाते हैं कि भाई ये सब तो उतना भी काम का ये है नहीं, बट आई टोल्ड यू व्हाट द मैटर वाज। स्वच्छ भारत मिशन तो सरकार बोलती है 2019 में अचीव कर लिया, अभी कोई खुले में शौच नहीं जा रहा है, लेकिन अभी इसका फेज 2 चालू किया है। रूरल एरिया के अंदर 2020 से 2025 तक, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, एनिमल वेस्ट, ये सब चीजों को दुरुस्त करेंगे। अर्बन एरिया में भी 2021 से 26 तक चलेगा, कि उसमें ये सब वेस्ट वाटर, गार्बेज कलेक्शन, उसको ठीक करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे वो आप पेप्सी माजा में स्ट्रॉ होता है प्लास्टिक को, वो सब यूज मत करो, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना है। कंस्ट्रक्शन साइट पे आप जानते बहुत सारा रेती सीमेंट उड़ते रहता है, वो सब नहीं होना चाहिए। बायो रेमिडिएशन, मतलब डंप साइट जहां पर बहुत सारा ये वेस्ट और कूड़ा डाला है, तो उसको कैसे कोई ऐसे प्लांट या बैक्टीरिया या कुछ लगा के उसमें सब डिकम्पोज हो जाए, वो सब काम होगा। तो दैट इज फेज 2। मित्रों ये जो सब कचरा साफ सफाई का काम करें, ऐसे सफाई कर्मचारी उनका भी कल्याण होना चाहिए, तो उसके वास्ते सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री वो लेकर आई स्वच्छता उद्यमी योजना। बेसिकली उसमें क्या है कि सफाई कर्मी को लोन मिलेगा, और उस लोन से सब उसको पब्लिक टॉयलेट खोलना है, जिसके अंदर वो मान लीजिए फीस चार्ज करेगी 2 रुपए, एंड देन ही विल अर्न सम मनी। या फिर कि वो ऐसा ट्रक खरीद ले जिससे वो कूड़ा कचरा उठाते हैं, और वो रेंट पे फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दे, और फिर वो चलाता रहे, रोज कचरा मैं उठाऊंगा, मुझे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इतना पैसा दे। तो उसे ऐसा एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके वास्ते स्कीम है, दैट इज स्वच्छता उद्यमी योजना। स्वाभाविक ये सब होगा तो मैं भी रैंकिंग दूंगा, मैं भी रैंकिंग दूंगा, मैं तीसरे मल्टीवर्स से पैदा हो गया हूं और मैं भी रैंकिंग दूंगा, तो रैंकिंग का कोई अंत है नहीं, दिया है जितना याद रहे। नहीं याद रहे तो भी इतना याद रखना कि भाई स्वच्छता के जो यूजुअली सर्वे होते हैं उसमें इंदौर को नंबर 1 नॉर्मली आता है। तो बिजली खत्म, पानी खत्म, इसके अंदर अराउंड 50 पेजेस का जो हैंडआउट होगा, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, पूरा एक एक लाइन खींच खींच के पढ़ समझो, उसमें 2 हफ्ते चले जाए, दैट मच इज नॉट एफर्ट इज रिक्वायर्ड, मतलब फ्रॉम टीचर साइड उसे आप पढ़ के खत्म करो, जल्दी खत्म हो जाए। तो आज ही 28 तारीख, अभी हम लोग सीधा मिलेंगे तो 31 दिसंबर रात को मिलेंगे, जब आगे की चीज हम पढ़ेंगे, सड़क यानी ट्रांसपोर्टेशन, उसका एंड में संडे 7 बजे तक अपलोड करता हूँ। प्रश्न तो कल से ही कर लेते या 4 दिन पढ़ा लो, उसमें बात ये है कि मित्रों ये पूरी जो चीज है, इतना करते करते समझो इसी में 100 पेज शायद हो जाए, तो इतना मैं आप पे डंप कर दूंगा तो आपको प्रोसेस करने का टाइम मिलेगा नहीं, तो बेटर पहले तो इतना करो, ये 2 दिन छुट्टी है, मतलब छुट्टी तो नहीं, बट अज्यूमिंग कि ये क्रिसमस के नाम पे कॉलेज में आपको थोड़ा कम लोड हो गया कुछ, देन प्लीज फिनिश द थिंग्स, ये भी और उसके आगे भी। जस्ट अ मिनट, ये मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे, बाबू सोनू की हवा निकल चुकी है। देखिए ये जो अपना इकोनॉमी का कोर्स शुरू हुआ 5 सितंबर टीचर्स डे से, पहला टेस्ट 6000 लोगों ने दिया था, अभी आखिरी टेस्ट 400-500 लोगों ने लिया है। तो मतलब आप सोचिए तो पिरामिड हो गया ना, कि और 5500 लोग उन्होंने शुरू तो किया अपन उसमें, कि सिर्फ 500 लोग ही ऐसे जो अभी तक टिके। अब इनमें से मैं उम्मीद रख के चलूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है पिछले 10 साल में, कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है आपके पास जितने सीरियस बच्चे होते हैं उसके 10% रिजल्ट आता है। तो ये जो पूरी अपनी बैच चली पीसीबी 10, अगर उसमें 500 लोग हर हफ्ते सिंसियरली आ रहे हैं, तो मैं मान के चलो कि चलो 50 या तो रैंकर अभी निकलेंगे, ऐसा भी नहीं कि तुरंत चुटकी बजा के इसी अटेम्प्ट में, पर हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स मुझे कुछ निकल के आए। इट इज जस्ट लाइक शेयर मार्केट, मतलब वो तुरंत चढ़ता है ऐसा नहीं, वो धीरे धीरे अपने हिसाब से कुछ कंपनियां आगे बढ़ती। तो पूरी बैच के अंदर मेरी इतनी रेंज बना के मैं चलूं, आप मुझे रॉन्ग प्रूव कर दो, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बाकी लोग हैं उन्हें भी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कि वो भी मान लीजिए 600 लोग दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन कि क्या भाई तो 60 लोग का कुछ रैंक निकल सकता है। बहुत होशियार होना जरूरी नहीं है यूपीएससी पास करने, कंसिस्टेंसी जरूरी है, कि वो जो चलता रहे चलते रहो। वेब सीरीज में आपको कोई एपिसोड अच्छा नहीं लगा, तो आप उसको स्किप मार सकते हैं, जंप मार मार के देख सकते हैं। आपको ये चैप्टर अच्छा नहीं लगा, मैं स्किप कर दूंगा, तो यूपीएससी का पेपर सेट करना, प्रोफेसर बताया थोड़ी कहा तुमको नहीं मजा आया, तुम नहीं देखे, आई विल नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस। हर एक चैप्टर या हर एक चीज इतनी मजा जरूरी नहीं है, और इकोनॉमी में तो फिर भी ये सब विमल और ये वो जोक मार के हम पढ़ लेते हैं। देयर कुड बी सम सब्जेक्ट जहां पर टोटल बोल साइंस टेक्नोलॉजी में एक से ज्यादा क्या जोक मारेंगे, या इवन इन केस ऑफ मतलब सब ज्योग्राफी के जो कुछ एरिया है वो है तो है, यू हैव टू मेमोराइज इट। तो पढ़ के खत्म करो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना है तो वैसे वीडियो में बोला, अपन फिर भी रिपीट करता हूं सबके लिए। मई महीने में परीक्षा है, तो यानी उल्टा चलो आप, कि मार्च अप्रैल में तो रिवीजन और मॉक टेस्ट में आपका चला जाएगा, तो इसका मतलब कि फरवरी और मार्च एंड तक में आपका सब सिलेबस ज्यादातर निपट जाना चाहिए आइडियली। जो नहीं निपटे तो फिर आप मई महीने के बाद जून जुलाई अगस्त में शिफ्ट करो, पर मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा। उसका कारण ये जो जून जुलाई अगस्त सितंबर आपको दिखता है 4 महीने, बट इन रियलिटी उसमें समझो टोटल प्रीलिम और मेंस के बीच 117 डेज है, पर उसमें भी आप बीमार हो गए बीच में, ये वो तो 100 दिन मान के चले। 100 दिन के अंदर आपके पेपर कितने, जीएस पेपर 1 2 3 4 4 हुए, ऑप्शनल के 2 पेपर हुए, निबंध का 1 पेपर, तो ये कितना हुआ मेरे ख्याल से 7 हुआ। तो 100 डेज डिवाइडेड बाय 7 पेपर्स, तो कितना आता है, करीब 14 डेज आता है। मतलब एक एक पेपर के पीछे आपको 14 दिन ही मिलते हैं, मतलब 2 वीक्स, जिसमें आपको नया भी पढ़ना है, पुराना रिवाइज भी करना है, और उसकी मॉक टेस्ट भी देनी है। और मॉक टेस्ट भी आप जानते हैं कि फुल एंड मॉक टेस्ट दोगे, मेंस का एक पेपर 3 घंटे का होता है, तो 2 पेपर दिया तो 6 घंटे, फिर आपकी वो एनर्जी बचेगी नहीं और ज्यादा पढ़ने की, तो 1 दिन तो उसी में चला गया। ऐसे 3 दिन पेपर दिए, तो मतलब यू डू द कैलकुलेशन, नॉट मच टाइम इज लेफ्ट रियलिटी इन रियलिटी।
तो ये जो जून जुलाई अगस्त सितंबर चल रहा है उसमें तो भाई आपके जो एक्जिस्टिंग नोट्स है उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन किया, कुछ डेटा कोटेशन डाला, क्वालिटी एनरिचमेंट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रिवीजन में खत्म हो जाएगा। इट इज फॉर दिस रीजन ओनली पैरेलल अपना चला है कि प्रीलिम का पीसीबी 10 कोर्स जो जनवरी में निपट जाएगा, मेंस का मेरा चला क्यूबी 3 कोर्स वो भी जनवरी में निपट ही जाएगा, देन यू आर फ्री इन द सेंस कि फिर तो आपको वही वाइज करना है, फिर जब देख लेना थोड़ा बहुत जो करंट सब्जेक्ट जो मैं फ्री में पढ़ा दूंगा अंडर विन 24 सीरीज। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे साइड से जो रिस्पांसिबली काम होना चाहिए वो हो रहा है। बाकी भी जो बड़े टीचर्स हैं उनको भी अपने नाम और फेम की चिंता है, तो वो लोग भी अपना टाइम पे सब चीजें निपटा रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब आपको ही लेफ्ट राइट करनी है, जो टीचर है वो तो आपको लेफ्ट राइट करवाएगा। तो काइंडली फिनिश ऑल दिस, इसमें कुछ प्रोक्रास्टिनेट पोलम पोल नहीं होनी चाहिए कि आज मूड है नहीं है, ये मुझे अच्छा लगा नहीं लगा, टाइम निपट जाएगा। आई थिंक दिस इज द लास्ट चांस, मतलब ये क्रिसमस वाला जो वेकेशन या अभी थोड़े दिन आपके पास बचे उसके बाद फिर वापस जो भी कॉलेज जॉब की जिम्मेदारी, आई डोंट थिंक जनवरी से लेकर मई महीने में फिर कोई ऐसी बड़ी सी छुट्टियां आती है सिवाय कि वो उत्तरायण या होली का कुछ 2-3 दिन का आपको ऑफ हुआ। सो एंड द क्लास हियर, मिलते हैं, कब मिलते हैं, कल नहीं मिलेंगे, परसों नहीं मिलेंगे, सीधे रविवार को मिलेंगे, रविवार को इन द नेक्स्ट सेशन दैट इज ऑन ट्रांसपोर्टेशन। सो एंड द क्लास हियर, सी यू।